ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारी हीरोइन को, जिसका नाम मेशन है। ये अभी अभी चाइना वापस आई हुई होती है। ये कुछ साल पहले अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर चाइना से बाहर चले गई थी, यानी आउट ऑफ कंट्री चले गई थी। और आज 6 साल के बाद ये वापस आती है तो अपना आईडी कार्ड बनवाने लगती है, यानी इसे रीन्यू करवाने लगती है। तो इससे पता चलता है कि ये तो अभी तक मैरिड ही है, इसकी तो डाइवोर्स ही नहीं हुई होती। ये इस रिसेप्शन पर बैठे हुए आदमी को इंसिस्ट करती है कि दोबारा से चेक करो, ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं अभी तक मैरिड ही हूँ। मैं तो खुद डाइवोर्स पेपर्स अपने हस्बैंड को देकर गई थी और मेरे हस्बैंड ने डाइवोर्स पेपर्स को एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो मैं मैरिड कैसे हो सकती हूँ अभी तक? आपको कोई जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आप दोबारा से चेक करें। ये आदमी कहता है कि कितनी बार मैं चेक करूं, आपके कहने पर मैंने बार बार चेक किया है, लेकिन आप मैरिड ही है, डाइवोर्स्ड नहीं है, और अब मेरा सर खाना बंद करें, यहाँ से चले जाए। ये इससे कहती है कि तुम तो पीछे हटो, मैं खुद चेक कर लेती हूँ, और इससे कंप्यूटर को छीनने लगती है। ये आदमी इसे दूर करने लगता है। वहां पर कुछ आदमी और भी होते हैं, ये भी इसे पकड़कर एक साइड को धक्का दे देते हैं। ये काफी फनी सीन था। फिर हम देखते हैं शन को याद आता है कि 6 साल पहले क्या हुआ था, और यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब इसका हस्बैंड, जिसका नाम मिस्टर लू होता है, इसके साथ इंटीमेट हो जाने के बाद इसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स देकर कहता है कि इसको खा लो। ये इसको कहती है कि मैं तो ये मेडिसिन नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मैं अब माँ बनना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी शादी को इतने साल जो हो चुके हैं और इतने साल हो जाने के बावजूद भी तुम मुझे अभी तक माँ बनने का राइट नहीं दे रहे हो। जिस पर वो कहता है कि तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुम जैसी औरत माँ बने, एटलीस्ट तुम मेरे बच्चे की माँ तो कभी नहीं बन सकती हो, ना तो तुम्हारी इतनी वर्थ है और ना ही तुम डिजर्व करती हो। और ऐसा वो इसलिए कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई होती है, जिससे मिस्टर लू इससे काफी सारा खफा होता है, नाराज होता है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है इसका हमें आगे चलकर पता चलेगा जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी। उसे मिस्टर लू की बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, वो पिल्स को गुस्से में खा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देकर घर से जा रही होती है, इनफैक्ट आउट ऑफ कंट्री ही जा रही होती है। सामने से मिस्टर लू भी घर आ जाता है। इसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स होते हैं जो शन ने इसको भेजे हुए होते हैं। ये इसका सूट बैग वगैरह पकड़कर इससे कहता है कि ये सब क्या है, तुम कहाँ जा रही हो और ये पेपर्स तुमने मुझे क्यों भेजे हैं। वो इसको कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती हूँ, और अपनी वेडिंग रिंग भी वो इसको वापस कर देती है और वहां से चला जाती है रोते हुए। और फिर तो ये चाइना ही छोड़कर चला जाती है, और आज इतने सालों के बाद ये चाइना वापस आती है तो इसे पता चलता है कि इसके हस्बैंड ने तो डाइवोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, डाइवोर्स को चैलेंज कर दिया था। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। ये तो काफी ज्यादा आउटरीच हो रही होती है, इसे गुस्सा आ रहा होता है और इसका तो दिल कर रहा होता है कि ये इसका सर फोड़ डाले, यानी अपने हस्बैंड का। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने ऑफिस आता है। इसके सर्वेंट्स इसके आगे खुद को बेंड करके इसको वेलकम करते हैं। मिस्टर लू बहुत ही ज्यादा रिच एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन होता है, जैसा कि हर चाइनीज स्टोरी में होता है। ये अपने ऑफिस के कॉरिडोर में आता है और इधर से मिस शेन भी डाइवोर्स पेपर्स को हाथ में पकड़े गुस्से से आ जाती है और आकर इसे गुस्से से कहती है कि तुमने अभी तक डाइवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं किया। ये इसकी तरफ देखते हुए दिल ही दिल में पहले बहुत ही ज्यादा हैप्पी महसूस करता है, इतने सालों के बाद चलो ये वापस तो आ गई। फिर ये इसके फेस को टच करने लगता है और कहने लगता है कि हमारी डाइवोर्स होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करने वाली तुम नहीं होती हो, ये डिसाइड मैं ही करूंगा। वो इसके हाथ को अपने फेस से दूर करते हुए कहती है कि देख लो, अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रोने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगी। और वो अब की बार इसके बाजू को पकड़कर इसे अपने करीब करके कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम डाइवोर्स कैसे लेती हो। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बाहर एक लड़का एक छोटे से लड़के के साथ बिल्कुल सेम गेटअप में खड़ा होता है और ये सेम टाइप की कैंडीज लॉलीपॉप खा रहे होते हैं। इन्होंने जो भी पहना होता है, कोट या शर्ट जो भी होता है, ये बिल्कुल सेम होते हैं, ग्लासेस भी सेम पहने होते हैं और ये एक दूसरे को देखकर विंक भी कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ लड़कियां भी खड़ी होती हैं, इन दोनों को देखकर बातें करने लगती है कि ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं और उनको लगता है कि शायद ये बाप और बेटा है। तभी मिशन गुस्से से भरी हुई मिस्टर लू को अपने मुंह में कोसती हुई बाहर निकलती है और ये इन दोनों के पास से गुजरती है तो ये छोटा लड़का इसे माम कहकर आवाज देता है। ये रुक जाती है और इस लड़के को कहती है कि बेटा तुम यहाँ कब आए, किसके साथ आए हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। वो कहता है कि माँ मैं डैड के साथ आया हूँ। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगती है कि इसका डैडी कहाँ है। वो तो मिस्टर लू होता है, इसे मिस्टर लू कहीं दिखाई नहीं देता। वो इस लड़के की तरफ देखने लगती है जिसके साथ ये लड़का आया हुआ होता है।
इस लड़के का नाम मिस्टर जियान होता है और ये मिस्टर लू का कजन भी होता है और ये इन दोनों का पैचअप करवाने की भी कोशिश करता रहता है, यानी मिस शिन का और मिस्टर लू का पैचअप करवाने की कोशिश करता रहता है। और ये मिस शिन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लोज फ्रेंड भी होता है। मिस शिन के बेटे का नाम पाए है। पाए मिस्टर जियान को ही डैड कह रहा होता है कि मैं डैड के साथ यहाँ आया हूँ। ये इसकी तरफ देखने लगती है और ये मुस्कुरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। ये मिस्टर जियान को बताती है कि मिस्टर लू तो मुझे डाइवोर्स कभी नहीं देगा। मिस्टर जियान इसकी तरफ देखकर स्माइल करता हुआ इसको कहता है कि रहने दो ना, तुम क्यों मेरे कजन से जबरदस्ती डाइवोर्स लेना चाहती हो। वो कहती है कि तुम तो चुप ही रहो, वो तुम्हारा कजन है तो तुम तो उसकी ही साइड लोगे ना। इन सारी बातों को तुम छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम पाए को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। अगर इसने इसको देख लिया तो अगर इसको पता चल गया कि ये इसका ही बेटा है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और यहाँ पर मिस्टर लू अपने ऑफिस के बाहर वाली साइड पर लगे हुए सर्विलेंस कैमरास की वीडियोस को देख रहा होता है, जिसमें मिस शेन, मिस्टर जान और पाइक एक गाड़ी में बैठे हुए होते हैं। इससे मिस्टर जान का फेस तो ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको पता नहीं चलता कि ये मेरा कजन है, लेकिन इसको इतना जरूर पता चल जाता है कि मिस शिन इस गाड़ी में एक लड़की और एक छोटे बच्चे के साथ मौजूद है। वो तो जेलस हो जाता है, इससे गुस्सा भी आने लगता है। ये अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जितनी जल्दी हो मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दो कि मिस शिन के साथ ये जो आदमी है क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है और क्या ये इसके बॉयफ्रेंड का बेटा है जो इसके साथ गाड़ी में है, और इसके बॉयफ्रेंड की डिटेल भी मुझे ला कर दो। इसे लगता है कि मिस्टर जैन मिस शिन का बॉयफ्रेंड है और ये जो बच्चा इन दोनों के साथ है इसके बॉयफ्रेंड का ही बेटा है। यहाँ पर ये सीन दोबारा से मिस शिन पर आ जाता है। वो मिस्टर जियोन से कहती है कि अब मैं थोड़ा सा ट्रिकी बनकर मिस्टर लू से जबरदस्ती डाइवोर्स लूंगी। इसका कजन इसको कहता है कि मुझे तो अपने कजन से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और मेरा तो तुम्हें मशवरा यही है कि तुम भी मेरे कजन से डरते हुए डाइवोर्स लेने की जिद को छोड़ दो। और ये इसकी तरफ बनाना कर देता है, मीन्स इसे बनाना खाने के लिए देता है। वो तो इस बनाना को हाथ से पकड़कर तोड़ देती है और जितना गुस्सा उसे मिस्टर लू पर होता है सब वो बनाना पर उतार देती है और कहती है कि अब मैं बनाना खाऊंगी नहीं बल्कि मिस्टर लू को बनाना बना दूंगी। और यहाँ पर मिस्टर लू के ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग में सबके सामने बनाना ही पड़े हुए होते हैं। मिस्टर लू के हाथ में भी बनाना होता है और इसे इस वक्त मिस शिन और इसके बॉयफ्रेंड पर गुस्सा आ रहा होता है। ये काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और दिल ही दिल में कह रहा होता है कि अच्छा वो छोटा बच्चा तुम दोनों का बेटा होगा, मैं तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ूंगा। और ये भी सारा गुस्सा बनाना पर निकाल देता है। फिर हम देखते हैं मिस शिन मीटिंग रूम में आ जाती है। इसने एक फाइल पकड़ी हुई होती है। ये मिस्टर लू के पास आकर कहती है कि तुम यहाँ मीटिंग में मेरी वाली जगह पर बैठे क्या कर रही हो, ये सीट तो अब से मेरी है। और वो लाउडली कहती है कि ग्रैंडपा ने इस कंपनी के हाफ से ज्यादा शेयर्स यानी तुमसे भी ज्यादा शेयर्स मेरे नाम पर कर दिए हैं। अब से कोई मीटिंग मेरे बिना नहीं हुआ करेगी और ना ही कोई कंपनी का डिसीजन फैसला मेरे बिना हुआ करेगा। और इसके करीब होकर इसको कहती है कि तुमने बोला था ना कि आराम सुकून से मुझे डाइवोर्स दे दो, लेकिन तुमने तो जिद ही पकड़ ली थी कि तुम डाइवोर्स मुझे नहीं दोगे। अब देखो आगे आगे मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सब एम्प्लॉय वहां से चले जाते हैं और इन सब के जाने के बाद ये भी जाने लगती है तो मिस्टर लू इसका हाथ पकड़ने लगता है। ये सीधा मिस्टर लू पर गिरती है और इसके फेस पर इसके लिप्स लगते हैं जैसा कि चाइनीज ड्रामा में होता है। ये जल्दी से पीछे हो जाती है। मिस्टर लू इससे कहता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा खुश हो, शेयर्स अपने नाम करवाकर तुम काफी ज्यादा हैप्पी हो, जो गिरती फिर रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि अब बहुत ही जल्दी मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। असल में इसका मकसद तो मिस्टर लू से डाइवोर्स लेना ही होता है और इसकी रीजन हमें ड्रामे के स्टार्ट में ही पता चल जाते हैं कि मिस्टर लू का बिहेवियर मिस शिन के साथ बहुत ही ज्यादा वर्स्ट होता है। और इसकी क्या रीजन होती है इसका हमें अभी पता चल जाएगा थोड़ी ही देर में। और यही रीजन होती है कि वो अब हर हाल में इससे डाइवोर्स चाहती है। ये फिर से वहां से जाने लगती है। मिस्टर लू अब एक बार फिर से इसका हाथ पकड़ लेता है और इसको कहता है कि जहाँ कहाँ रही हो पहले मुझे तुम ये तो बताओ कि ये छोटा लड़का जो तुम्हारे साथ गाड़ी में था ये कौन है। इवन इसे पता तो होता है कि ये इसे मामा कह रहा था तो बेटा यही होगा इसका, लेकिन फिर भी इससे पूछता है कि ये कौन है। वो कहती है कि वो तो मेरा बेटा है और ये बड़े इत्मीनान के साथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इसको बताती है कि वो मेरा बेटा है बिना किसी डर के। फिर वो खुद को इससे छुड़ाती है, वो इसको नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। फिर वो इसको टीज करते हुए कहती है कि मैं इतने साल से बाहर थी तो किसी एक के साथ तो क्या बहुत से लड़कों के साथ मेरा रिलेशनशिप था और उनसे किसी ना किसी का तो ये बच्चा भी होगा ना। मिस्टर लू को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सादा सिंपली मुझे डाइवोर्स दे दो। वो इसको जबरदस्ती पकड़ रहा होता है और ये अपना ऑफिस से छुड़ा रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की ऑफिस में घुस रही होती है। सेक्रेटरी इसको रोक रहा होता है और ये जबरदस्ती अंदर को आ रही होती है और ऑफिस में मिस्टर लू और मिस शिन में एक तरह से फाइट हो रही होती है।
ये खुद को इससे छुड़ा रही होती है और ये इसको नहीं छोड़ रहा होता। तभी ये लेडी जबरदस्ती अंदर आ जाती है और अंदर ऑफिस का सीन कुछ ऐसा होता है कि मिस्टर लू ने मिस शिन के बेड पर अपने हाथ रखे हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। इससे तो ये देखकर शॉक लग जाता है। इस लड़की का भी इंट्रो मैं आपको दे दूं। इस लड़की का नाम गायकी है और ये मिस्टर लू को अपना बॉयफ्रेंड समझती है। मिस्टर लू तो इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं होता। ये खुद ही इसके पीछे पीछे होती है और सबको बताती फिरती है कि मैं मिस्टर लू की फियांसे हूँ। अभी भी ये ऑफिस में आती है तो मिस्टर लू और मिस शिन को इतनी क्लोजनेस के साथ एक दूसरे को पकड़ा हुआ देखकर इसे तो शॉक लग जाता है और जेलसी भी होती है। मिस्टर लू और मिस शिन भी इसे देखकर संभल कर खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ये लड़की चलते हुए मिस शिन के पास आती है और अपने हिप से इसको हिट करके पीछे को पुश करती है। ये बड़ा फनी सीन था। मिस शिन तो हक्का बक्का रह जाती है कि किस टाइप की लड़की है, इसने मुझे कैसे हिट किया है। फिर मिस गायकी मिस्टर लू से पूछते हैं कि ये लड़की कौन है और इसने मिस्टर लू का बाजू भी पकड़ लिया होता है। मिस्टर लू पहले तो इससे अपना बाजू छुड़ाने लगता है और फिर मिशन को जेलस करने के लिए अपना बाजू इससे नहीं छुड़ाता और मुस्कुराते हुए गायकी को कहता है कि ये मेरी एक नई कोलीग है। मिस गायकी कहती है ओ अच्छा, तो फिर तो हमारा इंट्रो होना लाजमी बनता है और वो मिशन को बताने लगती है कि मैं मिस्टर लू की फियांसे हूँ, थोड़ी दिनों तक हमारी शादी भी होने वाली है और मैं 9 ग्रुप की सीईओ हूँ। 9 ग्रुप भी इस वक्त इनकी कंट्री का सबसे एस्टेब्लिश बिजनेस ग्रुप होता है और वो बहुत ही एरोगेंस के साथ कहती हुई इसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है हैंडशेक करने के लिए। मिशन भी इस अच्छा खासा मुंह तोड़ रिस्पॉन्स देती है। वो इसके हाथ के करीब आकर अपना हाथ लाकर इससे हैंडशेक नहीं करती और कहती है कि तुमने तो अपना इंट्रो मुझे दे दिया और अब मुझे भी अपना इंट्रोडक्शन तुम्हें देना ही होगा। मैं मिसेस लू हूँ और जब तक मैं मिसेस लू हूँ ना तब तक मिस्टर लू की लाइफ में आने वाली हर लड़की इनकी मिस्ट्रेस होगी, फियांसे नहीं होगी। तो तुम भी इसकी सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही हो, फियांसे नहीं हो। और वो ये कहते हुए इसे टीज करते हुए वहां से चले जाती है और इसके जाने के बाद गायकी मिस्टर लू के प्रेजेंस में ही इसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है। अब यूज करने लगती है कि तुम होती कौन हो बिच, अगर तुम मिसेस लू होती तो पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा, एकदम से इतने सालों के बाद पता नहीं तुम कहाँ से उठकर आ गई हो और मुझसे और मिस्टर लू के प्यार से जेलस होकर मिसेस लू बन रही हो। अगर तुम मिसेस लू होती तो इतने सालों से तुम कहाँ थी। इसकी बातों से हमें आइडिया होता है कि ये तो पहले से ही जानती थी कि ये कौन है, ये बस प्रिटेंड कर रही थी कि इसको नहीं पता होता कि ये मिसेस लू है। मिस्टर लू तो इसे हाथ उड़ाता है और चला जाता है। इसे जाता देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मिस्टर लू को तो चाहिए था कि वो इस लड़की की इंसल्ट करता, लेकिन इसने इसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और ये मुझे ही इंसल्ट करके यहाँ से चली गई है। लेकिन मैं भी अब इस मिसेस लू को देख लूंगी। फिर हम देखते हैं मिशन के पीछे पीछे मिस्टर लू का सेक्रेटरी भागता हुआ आता है और वो उसको एक इनविटेशन कार्ड देकर कहता है कि आज रात कॉकटेल पार्टी है, आप पार्टी में लास्ट में आना। वो इसे कहती है कि पार्टी में आना तो पड़ेगा ही अब मुझे, क्योंकि मैं इस कंपनी के ओनर जो बन गई हूँ, तुम्हारे 12 से ज्यादा शेयर्स जो मेरे हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पार्टी या कोई भी मीटिंग मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकती है, मैं तो लाजमी अटेंड करूंगी। और हाँ, तुम ये मुझे मिसेस लू कहना बंद कर दो, मैं बहुत ही जल्दी मिस्टर लू से डाइवोर्स ले लूंगी, क्योंकि वो इसको मिसेस लू कहकर पुकारा होता है। तो ये इसको मना कर देती है कि मुझे मिसेस लू ना बोलो। वो ये कहकर चले जाती है और इसका मैनेजर तो मुंह बना लेता है कि ये अपने डाइवोर्स लेने के डिसीजन को क्यों नहीं छोड़ रही है। फिर हम देखते हैं गाड़ी में आकर बैठती है तो मिस्टर जियान इसे कैंडी बॉल्स की तरह दिखने वाली मेडिसिन देता है और कहता है कि मुझे पता चला है कि आज मिस्टर लू की तरफ से कॉकटेल पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ, मिस्टर लू को ये मेडिसिन खिलाओ और इसके साथ इंटीमेट हो जाओ और सुलह कर लो मेरी कजन के साथ। ये असल में इसको छेड़ रहा होता है। ये इससे मेडिसिन को छीन लेती है और कहती है पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं पार्टी में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि शायद आज की रात ही मुझे वो मौका मिल जाए जिससे मैं मिस्टर लू से डाइवोर्स लेने के लिए कोई एविडेंस को कलेक्ट कर पाऊं। और अगली सीन में हम देखते हैं कॉकटेल पार्टी में सब एम्प्लॉय होते हैं, मिस्टर लू भी यहीं पर होता है। एक आदमी जी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। मिस जी असल में मिस्टर लू की पर्सनल सेक्रेटरी होती है और ये मिस्टर लू का बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखती है। ऑफिस के काम के साथ साथ मिस्टर लू की हेल्थ का भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। इसलिए ये आदमी इसको कहता है कि मिस्टर लू, हमें तो लगता है कि मिस जी आपकी सेक्रेटरी कम है और ये आपकी वाइफ ज्यादा है। सब इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। मिस जी भी शर्माने लगती है। मिस्टर लू फौरन से बोल उठता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी सेक्रेटरी ही है। हाँ, ये अपना काम बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ करती है, जिसके लिए मैं इसे बहुत ही ज्यादा अडोर भी करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा वैसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। मिस जी तो ये बात सुनकर उदासी हो जाती है। ये तो मिस्टर लू को लाइक करती है, दिल ही दिल में मिसेज लू बनने के ख्वाब देखती है, इसलिए तो वो मिस्टर लू का इतना ज्यादा ख्याल भी रखती है। लेकिन मिस्टर लू तो सबके सामने कह देता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है। इतनी देर में वहां पर मिस शिन भी आ जाती है। ये इन सबको बैठा हुआ देखकर इनके पास आ जाती है और ये आकर इन सबको हाय कहती है। मिस्टर लू तो इसको देखता रह जाता है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही गुड लुकिंग लग रही होती है।
मिस जी इसे खड़े होकर बहुत ही ज्यादा नाइसली वेलकम करती है और इसे बैठने के लिए बोलती है। ये बैठ जाती है। मिस्टर लू इसकी तरफ अपनी ड्रिंक का गिलास करता है। ये अपनी ड्रिंक को तो इसकी ड्रिंक में उंडेल देती है और कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। क्यों मिस्टर लू, क्या आपको याद नहीं है कि मैं ड्रिंक क्यों नहीं करती हूँ? और यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रात मिस्टर लू ड्रिंक करके घर आता है। मिस शिन इसको सहारा देती है क्योंकि ये ड्रिंक होने की वजह से अपने होश में नहीं होता, लड़खड़ा रहा होता है। वो इसे सहारा देती है, हग कर लेती है, लेकिन मिस्टर लू तो इसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर देता है और इससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे चीट किया है। वो तो इसको बताती है कि मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। और क्या बात है, तुम मुझे खुलकर क्यों नहीं बताते हो कि किस तरह की चीटिंग मैंने तुम्हारे साथ की है? लेकिन वो तो इसको किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि वो इस पर डाउट क्यों करता है। बस इसको अब्यूज ही करने लगता है, इसको बुरा भला कहने लगता है। वो इसकी बातें सुनकर वहां से जाने लगती है। ये इसका बाजू पकड़कर खींच कर इसे बेड पर फेंकता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है और सीन दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है। ये याद आने पर मिस्टर लू तो फिर से मिस शेन पर गुस्सा करने लगता है। दिल ही दिल में उस पर गुस्सा होने लगता है और वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। मिस जी इसे इतना ज्यादा पीने से रोकती है। वो कहती है कि मिस्टर लू आप बस भी करें, इतना ज्यादा पीने से आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाएगी। वहां पर एक लेडी और भी होती है जो कि लू कॉर्पोरेशन में ही एम्प्लॉय होती है। वो मिस जी को कहती है कि मिस जी तुम मिस्टर लू के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो, तुम इसका कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। मिस जी तो मुस्कुरा देती है। मिस शिन भी ये सब देख रही होती है। वो मिस्टर लू को टीज करने लगती है और कहती है कि मिस्टर लू तो कितना ज्यादा लकी बंदा है ना, ऑफिस में गायकी और यहाँ पर मिस जी इसका ख्याल रखने के लिए है और एक मैं हूँ जो आज तक मुझे कोई नहीं मिल सका। मिस्टर लू इसकी तरफ देखने लगता है। ये तो समझ आता है कि ये मुझे टीज कर रही है। वो फिर इस लेडी को कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ सकती हो, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई लड़का मेरे लिए भी ऐसा हो जो मिस जी की तरह मेरा ख्याल रख सके जैसे ये मिस्टर लू का रख रही है। वो लेडी इसको कहती है कि हाँ ना, क्यों नहीं, मैं आपके लिए कोई लड़का देखती हूँ। मिस्टर लू को तो ये बात बहुत ही ज्यादा ऑफेंड करती है। उस लेडी को कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि तुम ऑफिस का काम छोड़ो और मैरिज करवाने वाला, शादी करवाने वाला, लड़के लड़कियों को मिलवाने वाला काम शुरू कर दो। ये लेडी शर्मिंदा सी हो जाती है। मिस शिन को तो मिस्टर लू की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही होती है। ये सोचने लगती है कि ये खुद जो मर्जी करता फिर, लेकिन मैं नहीं कर सकती। गद्दा इंसान कहीं का। ये दिल ही दिल में से अब्यूज भी करने लगती है। फिर इसे एक आइडिया आता है। ये मिस जी को कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, चलो मेरे साथ जरा वॉशरूम तक। मिस जी जल्दी से उठ जाती है और इसके साथ चला जाती है। फिर हम देखते हैं मिस इन स्टेयर्स के पास आकर मिस जी को वही मेडिसिन देती है जो इसने मिस्टर जियोन से ली हुई होती है। वो इससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर लू को लाइक करती हो, बहुत सालों से तुम इसका इंतजार कर रही हो कि वो तुम्हारा हो जाए, तो ये मेडिसिन लो, इसको खिला देना और इसको अपना बना लो। मिस जी तो फौरन इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि मिस्टर लू आपसे मोहब्बत करता है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन मिशीन इसको कहती है कि मैं तो इससे डाइवोर्स ले रही हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में कोई और लॉयल लड़की आ जाए। तुम ये पिल्स लो और बिना गिल्ट फील किए इसको खिला देना। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू को मिस जी ने मेडिसिन पिला दी हुई होती है और अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। मिस जी आती है। ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इसको पकड़कर इसके साथ सड्यूस होने लगता है। ये भी इसे सड्यूस करने लगती है। मिस्टर लू खुद को कंट्रोल कर लेता है, इसे दूर बेड पर फेंकता है और कहता है कि तुमने मुझे कुछ पिलाया है, जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ऐसा घटिया मजाक कर सको, मुझे क्या तुमने जोक समझा हुआ है। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। ये इसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है कि मैं इतने सालों से तुमसे खामोशी के साथ मोहब्बत करती आई हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो अपनी मोहब्बत को साबित करने का। वो इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, बताओ मुझे कि तुमने ऐसा किसके कहने पर किया है। पहले तो वो हेजिटेट होती है, डरती भी है, फिर इसको बता ही देती है कि ऐसा करने के लिए मुझे मिस शिन ने ही बोला था ताकि मैं आपके साथ इंटीमेट होकर वीडियो बना सकूं और वो इस वीडियो को एविडेंस के तौर पर कोर्ट को दिखाकर तुमसे डाइवोर्स ले सके। मिस्टर लू के तो होश ही उड़ जाते हैं ये सुनकर। मिस जी इसे ये भी कहती है कि मिस शेन ने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैंने ऐसा काम ना किया तो वो मुझे जॉब से निकलवा देगी, इसलिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू जल्दी से मिस शेन के घर आ जाता है। वो डोर नॉक करता है। वो सोचती है कि इस वक्त कौन आया होगा। वो आकर दरवाज़ा खोलती है तो ये मिस्टर लू होता है। ये दरवाज़ा बंद करने लगती है लेकिन ये ज़बरदस्ती अंदर घुस आता है और अंदर घुसते साथ ही इसने इसका हाथ भी पकड़ लिया होता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। ये से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ से, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। वो इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती फोर्सफुली इसे सोफे पर फेंकता है और कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा साथ ऐसा खेल खेलने की, क्या तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे जब पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे लिए कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे। वो कहती है कि ठीक है, मुझे सीधे तरीके से तुम डाइवोर्स दे दो तो मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलती हूँ। फिर से इसको कहता है कि तुम्हें डाइवोर्स लेने की क्यों पड़ी हुई है,
कौन है जिसके लिए तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो। वो इसे दूर फेंकती है और कहती है कि जो मर्जी हो, जौन सा मर्जी इंसान हो जिसके लिए मैं तुमसे डाइवोर्स ले रही हूँ, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले, तुम बस मुझे डाइवोर्स दे दो। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे डाइवोर्स देना ही नहीं चाहते हो, शायद तुम मुझे लाइक करते हो और मुझसे दूर जाना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। मिस्टर लू इसकी इस बात से ऑकवर्ड फील करने लगता है। मिशन कहती है कि ठीक है, अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, डाइवोर्स ना दो, फिर मैं तुम्हारी दौलत को, पैसे को आराम सुकून से उस आदमी पर लुटाती जाती हूँ जिसके साथ मेरा अफेयर है। मिस्टर लू तो इसकी बात पर काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और आकर इसको किस करता है, ये इसे पुश करती है, दूर करती है और थप्पड़ मार देती है। फिर इसे अब्यूज भी करती है कि क्या तुम इंसान हो या डॉग हो जो मुझे काट रहे हो। ये इससे फिर से पकड़ लेता है, ये अपना आप छुड़ाने लगती है, तभी इसका बेटा वहां पर आ जाता है। ये आकर अपनी माँ को आवाज देता है। इसकी माँ तो इसे देखकर एम्बेरस हो जाती है और मिस्टर लू को भी अब थोड़ा सा लाइटली रेजिस्ट करते हुए कहती है कि मेरा बेटा आ गया है, छोड़ो मुझे, ये तो पूरा बेशर्म हो चुका हुआ होता है। ये इसे कहता है कि रहने दो इस बेटे को, मुझे पता है कि तुम्हें बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तुम जितने बच्चे चाहोगी ना मैं तुम्हें पैदा करवा दूंगा। फिर इसके साथ वो चिपकने लगता है। ये इसके सेंसिटिव पार्ट पर हिट करती है और अपने बेटे के पास आ जाती है और इसे आंख के इशारे से कहती है कि यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, और अपने बेटे को कहती है कि ये तुम्हारे अंकल हैं और हम दोनों खेल खेल रहे थे। पाई अपनी माँ को कहता है कि माँ मुझे ये अंकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे हैं, ये आपके साथ खेल तो नहीं रहे थे, ये तो आपको किसी बात के लिए बॉदर कर रहे थे। ये पाई को कहती है कि बेटा ये बिल्कुल भी मुझे बॉदर नहीं कर रहे थे, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे अंकल हैं, बस इनके स्टमक में प्रॉब्लम है और इसलिए इस तरह से हिलजुल रहे थे। और अपने बच्चे के साथ ये मुस्कुराने लगती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर लू बाहर आकर मुश्किल से चल पा रहा होता है। बाहर इसका सेक्रेटरी भी खड़ा होता है। सेक्रेटरी को देखकर ये सीधा चलने लगता है। फिर अपने सेक्रेटरी को कहता है कि पता करो इसका बॉयफ्रेंड कौन है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि पता करो कि ये बच्चा किसका है। इसका सेक्रेटरी इसको कहता है कि मिस्टर लू मैंने पता कर लिया हुआ है, जिसके साथ मिशन का अफेयर था वो कोई और नहीं था बल्कि आपका ही एक दोस्त था और ये बेबी भी उसी का है। मिस्टर लू कहता है कि कौन सा मेरा दोस्त, जाओ जाकर इसको पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सेक्रेटरी इसको कहता है कि मिस्टर लू मैं कहाँ से जाकर पकड़ूं इस आदमी को, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, इसकी डेथ हो चुकी है, ये समंदर में डूब गया था। जिस शिप में ये चाइना वापस आ रहा था वो शिप डूब गया था और वो भी इस शिप में ही डूब गया था। वो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सैड होकर मिस्टर लू को सुना रहा होता है और ये स्टोरी तो बिल्कुल झूठी होती है। ये सेक्रेटरी बस इसलिए ये स्टोरी मिस्टर लू को सुनाता है ताकि मिस्टर लू इसे बार बार मिशन के बॉयफ्रेंड को ढूंढने का ना बोले, इसलिए ये काम ही मुकाता है। ये कह कर के वो तो मर चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं मिशन मिस्टर जियान को बता रही होती है कि कैसे रात को मिस्टर लू ने घर पर आकर तमाशा कर दिया था। मिस्टर जियान इसको कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा कज़न तुमसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए तो वो तुम्हारे लिए जेलसी फील करता है। वो कहती है कि प्यार प्यार तो वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि बात यह है कि मिस्टर लू पागल है, साइको है, इसका दिमाग काम नहीं करता और मुझे बस अब इस इंसान से नफरत है। फिर हम देखते हैं ये अपने ऑफिस में होती है। वहाँ पर मिस्टर जी आकर सबसे पहले इसे सॉरी करती है कि रात को मैंने मिस्टर लू के साथ जो करने की कोशिश की ये सब बहुत ही ज़्यादा मैंने गलत किया। इवन आपने ऐसा करने का मुझे बोल ही दिया था, मुझे परमिशन दी थी, बट फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है। जिस पर शैन इसको कहती है कि क्यों तुम इतना ज़्यादा सेंसिटिव होकर इस बात को इतना ज़्यादा सोच रही हो, मैंने तुम्हें खुद ही बोला था कि ऐसा करो, तुम बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करो, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी ना किसी को तो मिस्टर लू की ज़िंदगी में आकर मेरी जगह को लेना ही है, तो क्यों ना तुम ले लो। फिर इसे मिस्टर लू की कॉल आती है। मिस्टर लू इससे कहता है कि फलान जगह पर एक पार्टी है और तुम इस पार्टी में मेरे साथ चलोगी मेरी वाइफ के तौर पर। वो इसे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ चलने का कहीं भी टाइम नहीं है, जहाँ भी जाना है तुम खुद ही चले जाओ, और ये कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं हमारे थर्ड मेन लीड को, इसका नाम मिस्टर ली है और ये इस पार्टी में जाने की प्लानिंग कर रहा होता है, जहाँ पर जाने के बाद मिस्टर लू ने अभी अभी मशीन से फोन पे की थी। इसका सेक्रेटरी इसको कहता है कि ये पार्टी तो मिस्टर लू ने ऑर्गेनाइज की है और आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, मिस्टर लू तो आपके राइवल्स हैं। वो कहता है कि मैं मिस्टर लू से मिलने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मिस्टर ली असल में मिशन की बात कर रहा होता है। ये मिशन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और इसने सालों पहले इससे शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन मिशन ने इसे इनकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था और मिस्टर लू से शादी कर ली थी। लेकिन मिस्टर लू से शादी करने का इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता। ये चाइना छोड़कर चले जाती है और अब ये वापस आती है इतने सालों के बाद, तो ये सोचता है कि मुझे दोबारा
दोबारा से ट्राई करना चाहिए। अब तो इसकी लाइफ में मिस्टर लू भी नहीं रहा, ये तो इससे डाइवोर्स ले रही है, तो अब मेरा चांस बनता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये पार्टी में आ जाती है। यहाँ पर एक लोफर लफंगा सा ठरकी सा आदमी से देख कर इसके पास आता है और इसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो कहती है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो आदमी जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू और गायकी भी आ जाते हैं। मिस गायकी इसको कहती है कि वाह तुम तो खुद ही सबको बताती फिर रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन क्या तुम्हें ये भी पता है कि इस बेबी का बाप कौन होगा? शादी तो तुम्हारी मिस्टर लू के साथ हुई है, लेकिन इसके साथ तो तुम्हारा कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है, इससे तो तुम डाइवोर्स ले रही हो। फिर ये बेबी किसका है? कितने बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? मिशीन इसको कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को काउंट करना तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद मिस्टर लू की मिस्ट्रेस हो ना, तो तुम मुझे किस मुंह से बात कर रही हो? मेरे जितने मर्जी बॉयफ्रेंड हो तुम्हें क्या? गायकी को इसकी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इसको कहती है कि धोखाबाजी तो तुम्हारी फितरत में है। तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ के बाद लू फैमिली ने तुम्हें सहारा दिया था, इन्होंने तुम्हारी एजुकेशन पर पैसे लगाए, इन्होंने तुम्हें रेजिडेंस दी, इन्होंने तुम्हें बेटियों की तरह प्यार दिया। मिस्टर लू ने तो तुम्हारे साथ शादी भी कर ली थी, और तुमने इनके साथ क्या किया था सारी दुनिया जानती है कि तुमने लू फैमिली को किस तरह से चीट किया था। तुम्हारी नज़र तो सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी पर ही थी, तुम कभी भी इन फैमिली मेम्बर्स के साथ सिंसियर नहीं थी। और ये क्या सीन होता है, इसने इनके साथ क्या किया होता है, ये आगे चलकर हमें पता चलेगा। मिस्टर लू तो गायकी को कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन वो तो बोलते ही चले जाती है। मिशीन भी प्रवोक हो जाती है, वो इसके पास आती है और थप्पड़ मारने लगती है। ये भी डर सी जाती है कि कहीं ये मुझे वाकई में थप्पड़ तो नहीं मारने लगी, लेकिन ये अपना हाथ रोक लेती है और इसके सर पर हाथ रखकर कहती है कि ठीक है मैं ऐसी ही हूँ, मैं करैक्टरलेस हूँ, मैं ग्रीडी भी हूँ, लेकिन मैं हूँ तो मिसेस लू ही ना। तुम जितना मर्जी अच्छी बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम तो एक मिस्ट्रेस ही हो और एक मिस्ट्रेस ही रहोगी। वो ये कहकर वहाँ से चले जाती है और इसको तो अच्छी खासी मिर्ची लग जाती है। इसके जाने के बाद ये कहती है कि देखो मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। ये जो तुम्हें खुद पर इतना ज़्यादा प्राउड है ना कि तुम मिसेस लू हो, अब देखो मैं तुम्हारा गुरूर कैसे मिटाती हूँ। फिर हम देखते हैं मिस लू के पीछे पीछे एक लेडी रेड ड्रेस में पार्टी में आती है। इसे गायकी की कॉल आती है। गायकी इस लेडी को इंस्ट्रक्ट करती है, इसको गाइड करती है कि आज तुम इस मगरूर मिस्कीन को पार्टी में किस तरह से ह्यूमिलेट करोगी। ये लेडी कहती है कि डोंट वरी मैम, मैं इसका गुरूर ऐसे चिकनाचूर करूंगी कि आप मेरी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं मिशीन हाथ में ड्रिंक पकड़े इधर से उधर जा रही होती है, एंजॉय कर रही होती है। इस पार्टी में बहुत से फेमस पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग को भी एक्सिबिट किया हुआ होता है। कुछ लोग एक बहुत ही बड़े फेमस की पेंटिंग को पकड़े देख रहे होते हैं। ये भी आकर पेंटिंग को देखने लगती है। वही लेडी आकर इसको धक्का देती है और जो ड्रिंक इसने हाथ में पकड़ा होता है वो इस पेंटिंग पर गिर जाता है। सब लोग ही परेशान हो जाते हैं कि ये तो एक बहुत ही बड़े फेमस की पेंटिंग होती है। सब इससे कहने लगते हैं कि तुम देख नहीं सकती थी, तुमने सारी की सारी पेंटिंग को खराब कर दिया है, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ये कहती है कि आप सब लोग चुप हो जाओ, सबसे पहले जाके सर्विलियंस कैमरास को चेक करो। मुझे तो इस लेडी ने धक्का दिया है, मैंने कोई जानबूझकर अपना ड्रिंक थोड़ी ना इस पेंटिंग पर गिराया है। मैं अभी जाकर कैमरास को चेक करती हूँ, आप ही मेरे साथ चले और कैमरास को देखे, अभी पता चल जाएगा कि क्या सीन हुआ है। ये रेड कपड़ों वाली लेडी इसको पकड़ लेती है और इसे बुरी तरह से हरास करने लगती है, झंझोड़ने लगती है, बदतमीजी करने लगती है। वहां पर कुछ और भी लड़कियां होती हैं, वो भी इससे ही हरास करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि कैमरास को देखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमने खुद देखा है कि तुमने जानबूझकर ये ड्रिंक गिराया है। और ये सब लड़कियां इस रेड ड्रेस वाली लड़की के साथ मिली हुई होती हैं। एक लड़की कहती है कि मैं तो इसे अच्छी तरह से जानती हूँ, ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रीडी लड़की है। लू फैमिली ने 10 साल तक इसे पाला पोसा, अपनी बेटियों की तरह इसका ख्याल किया, लेकिन इसने इनको चीट कर दिया था। तभी पेंटिंग का ऑनर भी आ जाता है। अपनी पेंटिंग का ये हाल देखकर वो मशीन को कहता है कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था बहन, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, मेरी पेंटिंग के साथ आपने ऐसा क्यों किया है। एक लड़की इसके मुंह पर गुस्से से पानी भी फेंक देती है। ये तो बहुत ही स्वेर किस्म की हरासमेंट होती है। मुझे तो लगता था कि ऐसे अग्रेसिव किस्म के लोग सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में ही होते होंगे, लेकिन चाइना का भी सेम ही हाल है। ये लेडी तो इसके कपड़े फाड़ने लगती है। मिस्टर लू का सेक्रेटरी भागता हुआ मिस्टर लू को बताता है कि मैम को कुछ लोग हरास कर रहे हैं, आप जल्दी से चले। मिस्टर लू जाने लगता है, गायकी इसको रोकने लगती है, वो इससे पीछे करता हुआ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर आकर वो देखता है सब बुरी तरह से इसको हरास कर रहे होते हैं। रेड ड्रेस वाली तो इसके कपड़े फाड़ने लगती है। ये सबसे पहले तो अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जाओ इस पेंटिंग को बाय करके ये सबसे पहले मामला सॉर्ट आउट करो, और फिर आकर वो मशीन को बचाने लगता है। इस लेडी का वो हाथ पकड़ता है, तभी वहां पर मिस्टर
मिस्टर ली आ जाता है और आकर मिस शीन को ये रेस्क्यू करता है। शीन तो इसकी तरफ देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मिस्टर ली, तुम इतने सालों के बाद अचानक यहाँ पर कैसे आ गए हो? और मिस्टर ली को देखकर मिस्टर लू भी शॉक हो जाता है और वो जल्दी से आकर मिस शीन को इसके हाथों से खींचता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, अपनी बीवी को रेस्क्यू करने वाला, तुम दूर ही रहो मेरी बीवी से। इतने में वहां पर मिस जी भी आ जाती है और वो मिस शीन को कवर अप करती है और कहती है कि आप जल्दी से चले, मैं आपके कपड़े चेंज करवाने में आपकी हेल्प करती हूँ। ये दोनों वहां से चले जाती हैं और इनके जाने के बाद मिस्टर ली और मिस्टर लू आमने सामने होते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। मिस्टर लू इसको कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर ली इसे बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि मुझे पता चला था कि मिशन चाइना वापस आ गई है, तो मैं इससे मिलने के लिए, इसे देखने के लिए आ गया हूँ। मिस्टर लू इससे कहता है कि अपनी जुबान को काबू में रखो, तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरी ही वाइफ के बारे में इस तरह की बात कर रहे हो कि तुम इसे देखने के लिए, इससे मिलने के लिए आए हो, वो मेरी बीवी है। वो कहता है कि हाँ ना, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अब तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो तो तुमसे डाइवोर्स ले रही है और आज नहीं कल वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी, तुमसे डाइवोर्स ले लेगी। और अब ये मेरे लिए बेहतरीन चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इसको अपना बना सकूं। मैंने इससे तुमसे बढ़कर प्यार किया है और अब की बार वो मुझे ही चूज करेगी। इधर हम देखते हैं मिस शीन जी के साथ रेस्ट रूम की तरफ बढ़ रही होती है ताकि अपने कपड़ों को चेंज कर सके। गायकी सामने ही बैठी हुई होती है, इनको देखकर इनके पास आ जाती है और कहने लगती है कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई चीज निकली, तुम्हारे सारे बॉयफ्रेंड एक से बढ़कर एक है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मिस्टर ली जैसे बंदे को भी अपने जाल में फंसाया हुआ है। जी मिस शीन को कहती है कि आप इस पागल लड़के की बातों का जवाब ना दो। मिस गायकी तो मिस जी को थप्पड़ मार देती है। मिस शीन तो इसको रोकने लगती है कि खबरदार अगर तुमने मिस जी के साथ मजीद बदतमीजी की। मिस गायकी तो इसको भी थप्पड़ मारने लगती है। मिस्टर लू वहां पर आ जाता है और इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारे हाथों को तोड़ डालूंगा। फिर वो जल्दी से मिस जी की तरफ भागता है और इसकी तरफ जाते जाते वो मिस शीन को धक्का देकर पीछे को कर देता है। मिस शीन तो गिरते गिरते बचती है और बड़ी शॉक हो जाती है। इसे आज भी लोगों की ज्यादा फिक्र होती है, शीन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। शीन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ये उदास होती हुई वहां से चले जाती है। ये बाहर आकर गुमसुम से खड़ी होती है कि मिस्टर ली पीछे से आकर इसको कोट पहना देता है। ये इसको कहती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? वो इसको कहता है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ चल गई थी, मैं तो काफी देर से तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। और तभी मिस्टर लू भी वहां पर आ जाता है और इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर जेलस हो जाता है। फिर आकर शीन को शोल्डर से पकड़ लेता है और अपने क्लीप करके मिस्टर ली से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम्हारा क्या लेना देना है मेरी वाइफ से, तुम इससे दूर ही रहो। शीन मिस्टर ली को कहती है कि मिस्टर ली अब मैं मिस्टर लू को फर्दर टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, चलो यहाँ से। और मिस्टर ली को वो साथ लेकर वहां से चले जाती है। मिस्टर लू तो इसे रोकने लगता है लेकिन इसे पता होता है कि वो नहीं रुकेगी। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली और शीन ब्रिज पर वॉक करते हुए आ रहे होते हैं। मिस शीन की बॉडी मूवमेंट से पता चल रहा होता है कि ये नर्वस सी हो रही होती है और ये बात मिस्टर ली भी नोट कर रहा होता है। वो इसको कहता है कि याद है ना तुम्हें कि तुमने 6 साल पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मुझे लग रहा है तुम्हें वही बात याद आ रही है और तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है। ये तो इसकी बात पर और भी ज्यादा एम्बैरस हो जाती है। वो इसको कहती है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे तुम्हें सबके सामने तब रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, असल में तब काफी ज्यादा मैं इमेच्योर थी, बचपना था मुझ में। वो कहता है कि इसका मतलब है अब तुम मैच्योर हो चुकी हो और तुम्हें रिग्रेट भी होगा कि तुमने सालों पहले मुझे चूज क्यों नहीं किया था और क्या तुम अब अपने फैसले पर पछता रही हो। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मिस्टर लू इसे टीज करता हुआ छेड़ता हुआ कहता है कि ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है। वो कहती है बस मुझे फील हो रहा है कि मुझे सबके सामने तब तुम्हें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। जिस दिन मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे भी था, उस दिन तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी थी और मैंने तुम्हारा प्रपोजल सबके सामने रिजेक्ट करके तुम्हारे स्पेशल डे को स्पॉइल कर दिया था। फिर ये दोनों ब्रिज की ग्रिल बार पर हाथ रख कर वेदर को एंजॉय करने लगते हैं। मिस्टर जी तो इसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है कि मैंने तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया है, बहुत ही ज्यादा वेट किया है। फिर वो डेज को काउंट करता हुआ सोचता है कि मैंने तुम्हारा 2200 588 डेज इंतजार किया है और फाइनली मेरा इंतजार अब खत्म हो चुका है, तुम लौट कर वापस आ गई हो, अब देर सवेर तो मेरी हो ही जाओगी। फिर हम देखते हैं ये अपने घर के सामने चलती हुई आ रही होती है। मिस्टर लू सामने ही खड़ा होता है, वो इससे बात करने के लिए ही यहाँ पर आया हुआ होता है। ये पीछे को मुड़ती है, ये आकर इसको पकड़ने लगता है, ये अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये इससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा इसलिए बिहेव कर रही हो ना कि अब मिस्टर ली तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुका है। इसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात की तुमने कि मैं मिस्टर ली की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, तो फिर तुम भी मुझे बता दो कि तुम किसकी वजह से मेरे साथ ऐसा करती हो। तुमने तो अपनी एक मिस्ट्रेस नहीं रखी हुई बल्कि 2-2 लड़कियों को तुमने अपने आगे पीछे रखा हुआ है, गायकी को और जी को भी। इससे कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मेरा इन दोनों में से किसी के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है।
वो इसे कहती है कि लगता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा हुआ है, आज मुझे जितना ह्यूमिलेट किया गया है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गायकी ने ही करवाया है, और इसको ऐसा करने के लिए जरूर तुमने ही बोला होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुकी हुई, तुम अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मिस्टर लू तो इसको समझाने की, एक्सप्लेन करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो तो इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि इसकी बात सुनती ही नहीं। मिस्टर लू इसे पकड़कर ज़बरदस्ती किस करने लगता है या खुद को इससे छुड़ाने लगती है, लेकिन वो नहीं छोड़ता। फिर ये इसको बाइट कर देती है और ये इसको छोड़ देता है। मिस शीन ने तो इसका होंठ बाइट करके इंजर कर दिया होता है। ये इसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो पागल नहीं हो गया, तुम कैसे रास्ते में मुझे जबरदस्ती किस कर रहे हो, अगर अब दोबारा तुमने मुझे किस किया मैं तुम्हारा होंठ नोच डालूंगी। वो इसकी तरफ फिंगर करके बात करने लगता है, तो ये फिंगर को भी बाइट करने लगती है और इसको कहती है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पुलिस को बुला लूंगी, और अपने घर की तरफ बढ़ती है। ये पीछे से जाकर इसको दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात तो सुनो, मेरा बिलीव करो, मेरा और गायकी का आपस में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और अगर तुम्हें इसका ऑफिस आना अच्छा नहीं लगता तो मैं इसे ऑफिस नहीं आने दूंगा। मिशन कहती है कि ये ड्रामे मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, तो इसे ऑफिस नहीं बुलाओगे, लेकिन खुद फिर इसके घर तुम चले जाया करोगे या इसको अपने घर पर बुला लिया करोगे, और मैं कौन होती हूँ तुम्हारे और गायकी के बीच में इंटरफेयर करने वाली, जाओ जाकर जिसको मिलना है मिलो, यहाँ से तुम चले जाओ, मुझे ना तुमसे कोई लेना देना है ना ही गायकी से। वो ये कहकर फिर से आगे बढ़ती है। ये फिर से इसको रोकने लगता है। वो कहती है कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम क्यों बार बार मेरा रास्ता रोक रहे हो, क्या तुम सच में पागल तो नहीं हो चुके हो, मेरे घर में मेरा बेटा अकेला है, मेरा इंतजार कर रहा होगा, तुम भी जाओ और मुझे भी जाने दो। वो इतना कहकर वहां से चले जाती है और अब की बार वो इसे जाने से नहीं रोकता। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस गायकी बन ठन कर लू कॉर्पोरेशन आ रही होती है। वॉचमैन रोकर इसको कहता है कि आज के बाद आपका लू कॉर्पोरेशन में एंटर होना मना है। वो तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। इधर से मिस्टर लू भी गाड़ी में आ रहा होता है। ये इसको आकर कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ आने से क्यों ब्लॉक किया है, अगर तुम्हें इस बात ने ऑफेंड किया है जो कल मैंने मिशन के साथ झगड़ा किया तो मैं सॉरी करती हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वो इसकी बात का जवाब दिए बिना ही जाने लगता है। ये इसको रोकर कहती है कि मैं तो तुम्हारी फियांसे भी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लू कहता है कि ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मेरी फियांसे हो, तुम बिन बुलाए मेहमान बनने की कोशिश ना करो, और आगे बढ़ जाता है। ये पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन वॉचमैन इसको आंखें दिखाकर डराकर वहां पर रोक लेता है। ये फिर वहां से जाने लगती है तो कुछ एनिमस आदमी जिन्होंने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ होता है आकर इसको किडनैप करने लगते हैं, और ये आदमी तो मिस्टर जियान के साथ ही आए हुए होते हैं। इधर से मिस्टर लू भी इनको देखकर रुक जाता है। मिस्टर जियान मिस्टर लू को देखकर जल्दी से अपना मास्क दोबारा से पुट ऑन करता है और मिस्टर लू का वॉचमैन मिस गायकी को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मिस्टर लू इसको रोककर कहता है कि रहने दो, तुम्हें जाने की, इसको रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं है, ऐसी चीजों का किडनैप हो जाना ही ठीक होता है। फिर हम देखते हैं गायकी का ये लोग फेस अनकवर करते हैं और मिस्टर जियान के आदमी इसे डंडे से पीटने लगते हैं। मिस्टर जियान इनको रोकर कहता है कि नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं मारना है, ऐसे तो ये शोर करने लगेगी और कहीं हम पकड़े ना जाए, इसे तो मैं अपने तरीके से पनिश करूंगा, और ऐसा पनिश करूंगा कि ये दोबारा शिन को बॉदर करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकेगी। फिर मिस्टर जियान के जो भी किराए के गुंडे होते हैं वो इसे सॉक्स को स्मेल करवाने लगते हैं। इसको तो सॉक्स की स्मेल से चक्कर आने लगते हैं और सॉक्स स्पेल करवाते करवाते मिस्टर जान इसे समझा रहा होता है, इनफैक्ट इसको थ्रेट कर रहा होता है कि देखो अगर तुमने शेन को दोबारा परेशान किया, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हम सॉक्स स्मेल करवा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम तुम्हें हम अपना अंडरवेयर भी स्मेल करवाएंगे। ये इनसे माफी मांगती है और प्रॉमिस भी करती है कि मेरी तो तौबा जो अब दोबारा मैं ऐसा करूँ, इनफैक्ट आज से मैं भूल जाऊंगी कि शिन है कौन। और फिर वो इसकी जो अपॉलॉजी, इससे जो माफी मंगवा रहे होते हैं, इसकी वीडियो भी ये वीडियोलाइज कर लेते हैं और फिर वो मिस्टर लू के सेक्रेटरी को ये सेंड भी कर देते हैं, जिसमें वो मिशन से अपने सारे मिस सेक्शंस के लिए माफी मांग रही हुई होती है और सॉरी करती है। शिन को तो मिस्टर जियान पर गुस्सा आ जाता है कि ये जियान क्या करता फिर रहा है, कहीं अपने लिए कोई प्रॉब्लम ही खड़ी ना कर ली। ये जल्दी से बाहर को भागती है और तभी वॉचमैन इसको आकर बताता है कि मिस्टर लू ऑफिस में आ गया है। ये इस वक्त दोनों मिस्टर लू के ऑफिस में ही होते हैं। इनको तो अफरा तफरी मच जाती है कि अब ये किधर को भागे। ये दोनों भागकर ऑफिस में इसके टेबल के नीचे ये छुप जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू को तो पता चल जाता है कि ये टेबल के नीचे है। वो इसको कहता है कि तुम्हें तो मुझसे डाइवोर्स चाहिए ना, तो डिस्टेंस बना कर रखो ना, तो तुम तो क्लोजनेस बढ़ा रही हो, ऐसे मेरे टेबल के नीचे बैठने का छुपने का भला क्या तुक बनता है। उसको कहती है कि मेरी रिंग गुम हो गई थी, मैं तो वही ढूंढ रही थी। वो इससे कहता है कि चलो अब बाहर आ जाओ, अगर रिंग ढूंढ ली है तुमने, तो इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ये भी समझ आते हैं कि ये भी मेरा रिंग ढूंढने वाला झूठ समझ चुका है कि मैंने झूठ बोला है। वो इसका हाथ पकड़कर बाहर आने लगती है तो इसकी टांगों पर गिर जाती है। मिस्टर लू के तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इधर से सेक्रेटरी भी आ जाता है और इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर ये भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। ये मिस्टर लू के लिए लंच लेकर आया हुआ होता है। मिस्टर लू इसको आंख के इशारे से कहता है कि जाओ यहाँ से,
फिर वो मिशन को कहता है कि चलो अब हम दोनों इकट्ठे लंच कर लेते हैं, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें बाद में भी दे दूंगा, पहले खाना तो खा लें। फिर ये इसके फूड में से वेजिटेबल्स को, कोरिएंडर को निकाल रहा होता है और ये देखकर मिशन को पास्ट का एक सीन याद आता है जब ये दोनों खाना खा रहे थे और ये कोरिएंडर को निकाल रहा था और ये कोरिएंडर को देख रही होती है क्योंकि इसको कोरिएंडर का टेस्ट अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मिस्टर लू इससे कोरिएंडर लेकर खुद ही खाने लगता है और अभी भी ये इसके खाने में से वेजिटेबल्स को, कोरिएंडर को निकाल रहा होता है। इसको ये देखकर थोड़ा सा अनप्लेजेंट फील होता है कि मैं तो इससे डाइवोर्स ले रही हूँ और ये मुझे अच्छा बन बन के दिखा रहा है। ये इससे फूड कंटेनर्स को छीनती है और जाने लगते हैं। मिस्टर लुइस को कहता है कि मुझे भी तो भूख लगी हुई है, तुम तो सारा खाना लेकर खुद ही जा रही हो। वो जल्दी से वापस आकर थोड़ा सा खाना इसको भी निकाल कर दे देती है और चले जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इसे नींद आ चुकी हुई होती है और ये सो जाती है और मिस्टर लू इसे अपना कोट उड़ा देता है और इसे कहता है कि तुमने सालों पहले हमारे घर को आग क्यों लगाई थी। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लू हॉस्पिटलाइज्ड होता है और इससे इसका आदमी आकर बताता है कि सर हमें पता चला है कि आपके घर को आग किसी और ने नहीं बल्कि मिशन ने ही लगाई है। और ये आग की क्या स्टोरी होती है ये भी हमें आगे चलकर पता डिटेल में चल जाएगा। मिशन की आंख खुल जाती है और मिस्टर लू इसे उठता देखकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ अपना कोट जल्दी से उठाकर खड़ा हो जाता है और मिशन को कहता है कि लगता है तुम ऑफिस में सोने के लिए आती हो, काम करने के लिए नहीं आती। वो कहती है मैं आजकल कुछ ज्यादा ही थकावट महसूस कर रही हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ब्रेक लेना ही होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है और इसको कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज तुम मिस्टर लू से दोबारा ना मिलना। ये पहले तो इसे कहती है कि लगता है तुम पागल हो रहे हो, कुछ भी बोलते जाते हो। फिर मुस्कुराते हुए इसे टीज करते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं मिस्टर लू के साथ सेक्स करूंगी, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वो मुझसे प्यार भी तो करता है और ऊपर से हैंडसम भी है। ये इसे फिंगर्स पॉइंट करके कहता है कि दोबारा ये बात ना करना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं इसको छोड़ूंगा। ये इसकी फिंगर को पकड़कर नीचे को करती है और कहती है कि अगर तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती तो मुझे सीधा सीधा डाइवोर्स दे दो, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। ये गुस्से से इसकी चिक्स को हिट करने लगता है, ये इसका हाथ पीछे करती है, फिर दोनों ही गुस्से से फुल होकर बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर लुइस को कहता है कि तुम अगर मिस्टर ली को इतना ही ज्यादा मिस करती हो, लाइक करती हो, प्यार करती हो तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी, तुम इससे ही शादी कर लेती। ये तो तुम्हें स्कूल के जमाने से ही बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसने तो तुम्हें प्रपोज भी किया था। इसको कहते हैं कि हाँ बस मुझसे यही गलती हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधार भी तो रही हूँ ना, तुमसे डाइवोर्स लेकर मैं इससे ही शादी करूंगी। फिर वो गाड़ी से उतर कर जाने लगती है तो मिस्टर लू भी जल्दी से इसके पीछे गाड़ी से बाहर निकल आता है। ये इससे पीछे आता देकर रुक जाती है और दिल ही दिल में सोचती है कि अब ये फिर से मुझे पकड़ लेगा, मेरा रास्ता रोकेगा। वो एक साइड को जाने लगती है, ये भी जाने लगता है, ये रुक जाती है, ये भी रुक जाता है, ये फिर से दूसरी साइड को जाने लगती है, ये भी जाने लगता है, ये फिर से रुक जाती है और ये भी रुक जाता है। और अब तो ये इसे छेड़ने लगती है और भागती हुई इधर से उधर होती हुई दोबारा से इसी की कार की बैक साइड पर जाकर बैठ जाती है, बैक सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसकी हील्स बाहर ही उतर जाती है। मिस्टर लू तो सोचता है कि ये मेरे साथ क्या तमाशा कर रही है। फिर वो आकर इसको जूता पहना देता है और इससे कहता है कि तुम आखिर मुझसे बार बार क्यों भागती हो। फिर इसे उठाकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर जबरदस्ती बिठा देता है। तभी इसे मिस्टर जियान की कॉल आती है। वो इसे कहता है कि जल्दी से घर पहुंचो, एमरजेंसी हो गई है। ये मिस्टर जियान को कहती है कि प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे घर लेकर चलो, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। वो इसे लेकर घर आता है तो यहाँ पर मिस्टर लू का ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा होता है और मिस गायकी और इसकी माँ भी गुस्से में बैठी हुई होती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों माँ बेटी ने ही ग्रैंडपा के कान भरे हुए होंगे। ये फिर मिस्टर जियान की तरफ देखती है। मिस्टर जियान इस आंख से इशारा करता है। ये मिस्टर जियान को देखकर कहती है कि जियान मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम कब आए हो चाइना में वापस, तुम तो स्टडी के लिए और बिजनेस के लिए अब्रॉड गए हुए थे ना। मिस्टर जियान भी इसको कहता है कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, असल में मुझे एक इंपॉर्टेंट बिजनेस डील को डील करना था तो मुझे अचानक से आना पड़ा। असल में ये दोनों ग्रैंडपा के सामने और मिस्टर लू के सामने ये ड्रामा कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि सबको लगे कि अभी अभी चाइना आया है, क्योंकि इन दोनों को ही पता होता है, किसी और को पता नहीं होता कि ये काफी अरसे से चाइना में है। और दूसरी रीजन इस बात की ये होती है कि मिस्टर जियान ने अपने आदमियों के साथ यानी किराए के गुंडों के साथ मिलकर मिस गायकी को उठाकर इसको सॉक्स स्मेल करवाए हुए होते हैं और अब मिस गायकी अपनी माँ के साथ ग्रैंडपा को मिस्टर जियान के खिलाफ भड़काकर आई हुई होती है। इसलिए मिस्टर जियान और मिस शीन तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ये तो चाइना में था ही नहीं, अभी अभी आया है।
इन दोनों की बातें सुनकर मिस गायकी कहती है कि ये होशियारी किसी और को जाकर दिखाना। मिस्टर जियान तो चाइना में ही है काफी दिनों से, इसी ने तो मुझे किडनैप भी किया था और अपने सब आदमियों के बदबूदार सॉक्स भी इसने मुझे स्मेल करवाए थे। ये भी कहता है कि अच्छा ऐसे तो ऐसे ही सही, तुम्हें सॉक्स स्मेल करवाने के लिए भी तुमने ही मुझे फोर्स किया था। अगर तुम शैन को इस दिन फंक्शन में हरास ना करवाती, इसके साथ वो सब कुछ ना करवाती जो इसके साथ हुआ, तो मैं कभी भी ऐसा ना करता। वो कहती है कि अच्छा तो इसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा, इसने ही तुम्हें इंस्टिगेट किया होगा जो तुमने ऐसा किया है। वो कहता है कि अपना मोटा सा मुंह बंद रखो, मैं जो भी करता हूँ खुद अपनी मर्जी से करता हूँ और मैंने जो भी किया है मैं इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ। मैं शन का दोस्त हूँ और अगर कोई इसको परेशान करेगा तो इस बात का रिवेंज लेना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। गायकी की माँ ग्रैंडपा को कहती है कि देख लिया ना, तुम्हारा ग्रैंडसन खुद से कन्फेस भी करा कि हाँ मैंने ऐसा किया है, तो अब तुम इसको पुलिस के हवाले कर दो या फिर तुम खुद इसको पनिश करो। ग्रैंडपा को भी गुस्सा आ जाता है, वो इन दोनों को अपने सामने नीचे बैठकर माफी मांगने को कहते हैं। ये दोनों नीचे बैठ जाते हैं। मिस्टर लिन शन को बाजू से पकड़कर उठाने लगता है। ये इसे अपना बाजू छुड़ाकर कहती है कि तुम तो परा रहो। ग्रैंडपा मिस्टर जियान को कोड़े मारने लगते हैं। ये मिस्टर जियान को रेस्क्यू करने के लिए सामने आ जाती है। ये दोनों बहुत ही पक्के दोस्त होते हैं, बड़ी गहरी इनकी दोस्ती होती है। एक दूसरे को ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हैं। पहले मिस्टर जियान ने इसका रिवेंज लिया है और अब ये इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ग्रैंडपा तो कोड़े मारते ही जाते हैं। मिस्टर लू फिर ग्रैंडपा को रोकता है और कहता है कि ग्रैंडपा मिस्टर जियान को ऐसा करने के लिए मैंने ही बोला था, इसलिए आप मुझे पनिश कर लो। मिस गायकी तो होश ही उड़ जाते हैं ये सब सुनकर। वो कहने लगती है कि मिस्टर लू क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मिस्टर लू असल में झूठ बोल रहा होता है। जब ये देखता है कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ये भी अच्छा बनते हुए मिस्टर शेन को बचाने के लिए कह देता है कि इस चीज़ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैंने ही मिस्टर जियान को बोला था कि मिस गायकी को किडनैप करके सॉक्स स्मेल करवा दो। इसकी माँ ग्रैंडपा को कहती है कि आपका एक ग्रैंडसन नहीं बल्कि दोनों ग्रैंडसन मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं। अब मैं आपकी कारपोरेशन के साथ फर्दर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। फिर ये उठकर वहां से चले जाती है। इसकी माँ जाते जाते अपनी बेटी को कहती है, यानी गायकी को कहती है कि तुम्हें एक मामूली सी ऑर्डिनरी सी मशीन ने हरा दिया है और अपना दिमाग इस्तेमाल करो और मिस्टर लू को इसके खिलाफ भड़का कर प्रोवोक करके इसे अपने रास्ते से हटा दो। इसकी माँ ये कहकर वहां से चले जाती है और इनके जाने के बाद वहां पर मिस्टर लू आ जाता है और ये मिस्टर लू को कहती है कि जिस मिशन के लिए तुमने अपने कजन के साथ मिलकर मुझे गुंडों से उठवाया है ना, तुम्हारी वो ही मिशन तुम्हारे साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं करती है। इनफैक्ट वो तो मिस्टर जियान से प्यार करती है। क्या तुमने देखा नहीं है वो कैसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे थे? मिस गायकी की ये बातें सुनकर मिस्टर लू को भी थोड़ा सा डाउट होने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर जियान इसे मेडिसिन लगा रहा होता है और ये दोनों हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि मिस गायकी से अच्छा रिवेंज लिया मैंने, इसे सॉक्स स्मेल करवा के। पीछे से मिस्टर लू आकर इसको किक मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश नहीं कर रहे हो मेरी वाइफ के साथ। मिस्टर जान इसको कहता है कि कजन तुम हम दोनों की फ्रेंडशिप को मिसअंडरस्टैंड कभी ना करना, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा पक्के वाले दोस्त हैं, दोनों तो बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा पक्के वाले दोस्त हैं और हम दोनों में ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर ये मेरे सामने कभी शर्टलेस भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए बिल्कुल साफ है, हम एक दूसरे को उस एंगल से देखते ही नहीं है। मिस शेन तो इसके शर्टलेस वाली बात पर थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती है और जल्दी से इसको कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मेरे शर्टलेस हो जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी वुमेनहुड में कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारे मैनहुड में ही होगी। मिस्टर लू इसको देखता हुआ इसके करीब आने लगता है और ये नीचे गिर जाती है। मिस्टर लू इसको उठाने लगता है। ये कहती है कि दूर ही रहो मुझसे, मैं जानबूझकर खुद गिरी हूँ और मैं उठ भी खुद ही जाऊंगी। लेकिन ये तो इसे ज़बरदस्ती उठाकर कमरे पे लेकर चला जाता है और ज़बरदस्ती इसके कपड़े चेंज करके इसको मेडिसिन लगाने लगता है और मेडिसिन लगाने के बाद इसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। ये अपने कपड़ों से खुद को कवर अप करती है और इससे पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ऐसे कैसे मुझे तुम देख रहे हो? जिस पर ये कहता है कि मेरी मर्जी में तुम्हें देखूं या ना देखूं, और ये तुम खुद को क्यों कवर अप कर रही हो? मैं तुम्हें कौन सा पहली बार देख रहा हूं? क्या तुम भूल चुकी हो हम पहले मैरिड रह चुके हैं, हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं और हम अभी भी हस्बैंड वाइफ ही हैं। ये जल्दी से वहां से भागने लगती है और ये इसको पकड़ लेता है और फिर इसके हेयर्स को ये ड्राई भी करने लगता है और ये सो जाती है। स्माइल भी ये कर रही होती है, हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते ये सो जाती है। इसे मिस्टर लू का ऐसा करना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और ये इसके बाजू में ही सो जाती है।
फिर मिस्टर लो को पास्ट याद आने लगता है कि ये कैसे स्कूल में मेरा ख्याल रखा करती थी। वो वाटर बॉटल इसको देने के लिए इसके पीछे पीछे होती थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस शी ने अपने हाथ में लाइटर पकड़ा हुआ होता है और वो आग को जलाकर मिस्टर लू के घर को जला डालती है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ये दिल ही दिल में मिस शी को देखते हुए कहता है कि तुमने 7 साल पहले हमारे घर को आग क्यों लगाई थी। उस आग में मेरी पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद होकर रह गई थी और मैं भी उस आग में मर सकता था। और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर जब मिशन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो मिस्टर लू पर अपनी टांग रख के बड़े मजे से सो रही होती है। वो जल्दी से उठकर वहां से भागने लगती है। ये इसका बाजू पकड़ लेता है और इससे कहता है कि अब तुम क्यों भाग रही हो मुझसे, रात को तो तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी, मेरे साथ लिपट लिपट कर सो रही थी। ये फिर से वहां से जाने लगती है। इसकी बात का रिस्पॉन्स दिए बिना ही ये फिर से इसको पकड़ लेता है। ये इससे कहती है कि देखो मुझे पता है हमारे बीच में रात को कुछ नहीं हुआ होगा। मिस्टर लू इसको कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, हम दोनों में रात को सब कुछ हो गया है जो मैरिड कपल्स में होता है। वो पहले तो घबरा जाती है ये बात सुनकर, फिर अपने बालों को पीछे को फेंक कर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इसको कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर हमारे बीच में कुछ हो भी गया है तो ये सब चीज़ें मेरे लिए अब बड़ी नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारे साथ ब्रेकअप हो जाने के बाद मैंने बहुत से बॉयफ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बनाया था। मैं तो कभी किसी के साथ बेड शेयर किया करती थी तो कभी किसी के साथ बेड शेयर किया करती थी, और अगर मैंने तुम्हारे साथ भी रात को कर लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, चलो टेस्ट ही चेंज सही। असल में वो ये सब कहकर इसको टीज कर रही होती है, इसको जला रही होती है और फिर ये कहती है कि रात को जो भी हुआ होगा आई डोंट केयर, लेकिन फ्यूचर के लिए अब मुझसे तुम दूर ही रहना, डिस्टेंस बना ही रखना। और ये कहकर वो वहाँ से फिर से जाने लगती है। ये इसको फिर से पकड़ लेता है। वो कहती है कि ये ग्रैंडपा का घर है, मैं ग्रैंडपा को बुला लूंगी, और वो ग्रैंडपा को आवाज़ भी देने लगती है। इसका मुंह बंद करने लगता है, ये भागती है, ये इसे फिर से पकड़ लेता है। ये इसके हाथ पर बाइट करती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करोगे तो मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी, और ग्रैंडपा ने जो तुम्हें कंपनी में थोड़े बहुत शेयर दे कर रखे हुए हैं ना, ग्रैंडपा वो तुमसे वो भी ले लेंगे। वो कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा जो तुम्हें इतने ज़्यादा शेयर्स दे रहे हैं, तुम्हें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो ऐसा भला क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम इनको एक ग्रैंडसन दे सको। वो यही चाहते हैं कि तुम उसे डाइवोर्स ना लो और हम दोनों का पैचअप हो जाए। ये इसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि अच्छा तो ग्रैंडपा का ये मकसद है, इसीलिए ग्रैंडपा मुझे इतना ज़्यादा शेयर्स दे रहे हैं। वो इससे पीछे को दूर होती है और कहती है कि मैं ग्रैंडपा को साफ साफ बता दूंगी कि अगर इस इंटेंशन से आप मुझे शेयर्स दे रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो सारे शेयर्स अपने पास ही रखें। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और वापस आकर इसे फिर से थ्रेट करती है कि तुम मिस्टर लू ये सोचना तो बिल्कुल छोड़ दो कि हम दोनों का पैचअप अब हो भी सकता है, मैं तो तुमसे डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके जाने के बाद मिस्टर लू को इसके सेक्रेटरी के कॉल आती है। वो इसको बताता है कि मिस जी हॉस्पिटल में है। ये जल्दी से हॉस्पिटल आता है। मिस जी की वार्म का ऑपरेशन हुआ होता है। मिस्टर लू तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड होता है, परेशान होता है, और यहाँ सीन मिस चीन पर आ जाता है। ये ऑफिस में आती है तो इसे ऑफिस में काम करने वाली 2 लड़कियों की बातों से आइडिया होता है कि मिस जी बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, और ये सोचती है कि इसे मिस जी को देखने के लिए हॉस्पिटल लाजमी जाना चाहिए। और यहाँ पर हमें दोबारा से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लो मिस जी को कह रहा होता है कि तुम्हारी तबीयत का सुनकर तो मैं डर ही गया था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी कुछ हो जाए, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। 7 साल पहले जब मेरे घर को मिशी ने आग लगाई थी तब भी तुमने ही मुझे वहाँ पर आकर बचाया था, रेस्क्यू किया था, और अगर तुम मेरी जान को ना बचाती तो आज मैं शायद जिंदा ना होता। और यहाँ पर हमें पास्ट का फ्लैशबैक सीन थोड़ा सा दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जी आकर मिस्टर लो को बचा रही होती है, और सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस जी मिस्टर लो को कहती है कि मुझे तो लगता है मिस शी ने तुम्हारे घर को आग नहीं लगाई थी, ये ज़रूर तुम्हारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। जिस पर मिस्टर लो इसको कहता है कि नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने सारा मामला खुद इन्वेस्टिगेट करवा लिया था और मुझे कंफर्म पता चल गया था कि वो आग शी नहीं लगवाई थी, और अगर तुम टाइम पर वहाँ पर ना पहुँचती तो मेरी जान भी चले जाती। ये बातें ये कर ही रहे होते हैं कि मिस जी को देखने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। इसने इसके लिए फ्लावर्स पकड़े हुए होते हैं, थोड़े से फ्रूट्स भी ये लेकर आती है। जब वो देखती है कि मिस्टर लू तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है तो ये देखकर इसका दिल उदास हो जाता है। ये वहाँ से जल्दी से वापस चले जाती है। नर्स आकर थोड़ी देर के बाद मिस जी को कहती है कि एक प्यारी सी लेडी आपके लिए ये फ्रूट्स और फ्लावर्स दे कर गई है। मिस जी मिस्टर लू को कहती है कि कहीं ये मिस शेन तो नहीं होगी और कहीं तुम्हें यहाँ पर देख कर ये हमें मिसअंडरस्टैंड ना करे। वो तो जल्दी से मिस शेन के पीछे भागता है। मिस जी इसे आवाज़ देकर
रोकने लगती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके इस तरह से मिस शिन के पीछे जाने की वजह से मिस जी जेलस हो जाती है। फिर इसे गुस्सा आ जाता है और वो फ्रूट्स को नीचे फेंक देती है और जो फ्लावर इसने भेजे हुए होते हैं वो इनको हाथ में पकड़कर कुचल डालती है। इसका हाथ ब्लड से भर जाता है, जख्मी हो जाता है। इससे शिन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और यहाँ पर इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और हमें पता चलता है कि मिस जी और मिस्टर ली तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और ये जो मिस जी होती है ये तो एक नंबर की मीसनी कमीनी लड़की होती है। असल में मिस्टर ली और मिस जी बहन भाई होते हैं, बायोलॉजिकल बहन भाई होते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो आग 7 साल पहले मिस्टर लू के घर को लगी हुई थी वो मिस जी ने नहीं लगवाई थी, बल्कि वो तो इस मिसनी ने लगवाई थी। और ये सब इसने इसलिए किया था कि वो मिस्टर लू के दिल में मिस शिन के लिए नफरत को पैदा कर सके और मिस्टर लू फिर इसे खुद ही डाइवोर्स भी दे दे। और इस बात का मिस्टर ली को भी पता होता है। वो इसको आकर कहता है कि तुमने मिस्टर लू के घर को आग ही इसी इंटेंशन से लगाई थी ना कि वो मिस शिन को डाइवोर्स दे देगा और तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन देख लो उसने ऐसा वैसा तो कुछ नहीं किया, उसने मिस शिन को डाइवोर्स नहीं दी। तब मैंने तुम्हें रोका भी था कि तुम ऐसा ना करो। शिन और मिस्टर लू एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। लू इसे प्यार करता है, वो इसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और आग लगाने का ड्रामा किया तुमने। ये इसे कहती है कि मैं और क्या करती, मैं मिस्टर लू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन वो कभी भी मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। तो प्यार में और जंग में तो सब जायज़ होता है ना, तो अपने प्यार को पाने के लिए मैंने ऐसा किया। और तुम भी तो मिस शिन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे ना, तुम तो इनफैक्ट आज भी उससे मोहब्बत करते हो। तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं किया था बल्कि तुम्हारे लिए भी किया था। और अगर ये इसको छोड़ देता तो वो तुम्हारी हो जाती और मिस्टर लू मेरा हो जाता। और अगर मैं तब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी कोशिश को कंटिन्यू रखूंगी और देर सवेर मिस्टर लू को पा ही लूंगी। वो इससे कहता है कि ठीक है तुम जो करना चाहती हो करो, लेकिन एक बात याद रखना, मिस शिन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। वो इसको कहती है कि ठीक है मैं इसे कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर मिस्टर ली वहां से चला जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं मिस शिन जा रही होती है वापस। मिस्टर लू इसके पीछे पीछे आ जाता है और इसको पकड़ कर कहता है कि तुम क्यों भाग रही हो, क्या तुम जेलस हो रही हो। वो कहती है कि हाँ मैं जेलस हो रही हूँ, मुझे जेलसी हो रही है। वो इससे कहता है कि प्लीज़ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, मेरा और मिस जी का ऐसा वैसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये बस मेरे यहाँ काम करती है, मेरी कंपनी में काम करती है। ये इसको इस बात का कोई जवाब नहीं देती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। ये फिर से इसको रोकने लगता है, जो इसका काम होता है पूरे ड्रामे में। वो जाने लगती है और ये इसको रोकने लगता है, वो जाने लगती है तो ये इसको रोकने लगता है। ये अब भी वैसा ही करता है, ये जाने लगती है और ये इसको रोकने लगता है। ये इसे गुस्से से ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर देती है कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, डाइवोर्स तुम मुझे नहीं दे रहे हो, सिंसियर भी तो मेरे साथ नहीं हो। और एक बार नहीं मैं बार बार देख चुकी हूँ कि तुम दूसरी लड़कियों में इन्वॉल्व हो, कभी गायकी और कभी मिस जी। और तुम अभी कल ही मेरे साथ इतना अच्छा बन रहे थे, मेरे बालों को तुम ड्राई कर रहे थे, मुझे मेडिसिन लगा रहे थे, मुझे भी लगा कि शायद हम दोनों में कुछ सेटलमेंट हो ही जाएगी। लेकिन फिर दोबारा से ये सब देख कर तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने दोबारा से वही गलती करने का फैसला क्यों किया जो मैंने 16 साल पहले किया था। ये इसे किस कर लेता है, इसकी बातों के रिस्पॉन्स में ये इसको किस ही कर लेता है। ये इसको थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम तो सिर्फ अपनी हवस को मिटाने के लिए कभी एक लड़की के पीछे जाते हो तो कभी दूसरी के पीछे जाते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे नहीं खेलने दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से फिर से जाने लगती है। ये इसको फिर से पकड़ता है, ये फिर से परवोक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, तो तुम जो चाहोगे मेरे साथ कर सकोगे, ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। अब मुझसे दूर ही रहना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होगे। फिर से सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर मिस गायकी मिस जी से मिलने के लिए आती है और इसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास एक डील लेकर आई हूँ, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर लू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन सिर्फ इस मिस शिन की वजह से तुम अपनी मोहब्बत को पाने से डर रही हो। मेरा तो मकसद ही मिस शिन को बर्बाद करना है और अगर तुम भी ऐसा करना चाहती हो तो चलो हम मिलकर मिस शिन की बैंड बजाते हैं। मिस जी पहले तो बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है। इसे मिस्टर ली की बात याद आती है जो इसने अभी कुछ देर पहले ही इससे की थी कि तुम जो भी करना चाहती हो ना करो, लेकिन मिस शिन को किसी भी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाना, वरना मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सोचकर ये डर तो जाती है, लेकिन फिर इसे मिस्टर लू की याद भी आती है। ये जितना प्यार मिस्टर लू के साथ करती है ये इसको याद आने लगता है और इसे पाने के लिए वो मान ही जाती है।
अगली सीन में हम देखते हैं मिस जी ऑफिस आ गई हुई होती है, ये फाइल्स को उठा रही होती है। मिस्टर लू इसके पास आकर कहता है कि तुम ऑफिस क्यों आई हो, तुम्हें तो अपने घर पर रहना चाहिए था, आराम करना चाहिए था। वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, काम भी तो ज़रूरी है ना। फिर ये फाइल्स को उठाते हुए जाने लगती है तो ये बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू इसे सहारा देता है, इसे संभालता है और नेक्स्ट टाइम के लिए 1 महीने के लिए इसे ऑफिस में आने से रोक देता है। ये अपनी जगह पर कुछ दिनों के लिए एक लड़की को अपॉइंट कर लेती है ताकि ये मिशन के लिए काम में प्रॉब्लम्स कर सके, और होता भी ऐसा ही है। वो लड़की इसे काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती है। मिशन बहुत ही समझदारी से सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती जाती है। फिर हम देखते हैं पार्टी चल रही होती है। मिशन अपने कोलीग्स के साथ खड़ी बातें कर रही होती है, ड्रिंक कर रही होती है। एक वेटर पीछे से आकर जानबूझकर इससे टकरा जाता है और इसका ड्रिंक इस पर गिर जाता है, इसके कपड़े खराब हो जाते हैं। वेटर इसको कहता है कि चलें मैम, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आपको ड्रेसिंग रूम तक लेकर चलता हूँ, आप ड्रेस को चेंज कर लें। वो इसके साथ आती है। इसे इस वेटर पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है, ये वहाँ से भागने लगती है तो वेटर आकर पीछे से इसको बेहोश कर देता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं मिस गाय की इसी वेटर से फ़ोन पर बात कर रही होती है और इसे इंस्ट्रक्ट करती है कि आज तुम इसको ना छोड़ना, इसका रेप भी करो और फिर ये सब कुछ होते हुए इसकी वीडियो को भी बना लो। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर लू मिशन को ढूंढ रहा होता है। ये इन लड़कियों से आकर पूछता है कि वो कहाँ गई है। वो बताती हैं कि काफ़ी देर पहले वो ड्रेस को चेंज करने के लिए रेस्ट रूम की तरफ गई थी, अभी तक आई नहीं है। मिस्टर ली को खतरा महसूस होता है, ये जल्दी से मिशन के पीछे भागता है इसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लोफर लफंगा सा आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है, डोर पर नॉक होता है, ये दरवाजे को खोलता है तो वही वेटर बेहोश हालत में शिन को अंदर की तरफ धकेल देता है। ये स्मोकर इसे अंदर लेकर आ जाता है और इसका रेप करने लगता है। इसे ऐसा करने के लिए मिस गायकी ने ही बोला हुआ होता है। तभी एक बार फिर से डोर पर नॉक होता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि ये तो मिस्टर ली होता है। वो अंदर आते साथ ही इस आदमी को फेंटे लगा देता है और मिस शिन को आवाज़ें देता है। ये भी उठ जाती है और घबराने लगती है, ये इसको हग कर लेता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। मिस्टर ली इसको अपना कोट उड़ा देता है, पहना देता है और इसे बाहर लेकर आ जाता है। ये इसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो ये फिर से डर जाती है। मिस्टर ली भी इसकी घबराहट, इसके डर को अंडरस्टैंड कर लेता है और इस वक्त इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन भी कर लेता है। ये इससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो इससे बताता है कि मैंने देखा था कि कोई किसी लड़की को खींच कर लेकर जा रहा है, मैं तो किसी और लड़की को बचाने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की तुम ही होगी। शायद ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं तुम्हें बार बार बचाऊं, रेस्क्यू करूं। फिर वो इसे लेकर लिफ्ट में चला जाता है और यहाँ से मिस्टर लू भी आ जाता है और ये मिशन को इधर उधर ढूंढने लगता है। इधर मिस्टर ली मिशन को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी में अपने घर जाओ, मुझे कुछ काम है यहाँ पर, तुम ड्राइवर के साथ बिल्कुल महफूज हो। वो इसे थैंक्स करके वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू भी आकर इन दोनों को देख लेता है। शिन के चले जाने के बाद मिस्टर लू मिस ली का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी इतनी ज़रूरत कैसे हुई कि मेरी वाइफ के साथ तुम मुलाकातें करते फिरो। वो इसको कहता है कि अपना ये एटीट्यूड ना अपने पास ही रखो, अपनी वाइफ की हिफाजत तुम कर नहीं सकते हो और मुझे आंखें दिखाते हो, मेरे साथ तुम झगड़ा करते हो। इसकी ये बात सुनकर मिस्टर लू को लगता है कि शायद इसने शिन की कोई हेल्प की है, वो शायद किसी प्रॉब्लम में थी। ये मिस्टर ली के जाने के बाद अपने सेक्रेटरी को और सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है कि आज पार्टी में जो भी मौजूद है इन सबको यहाँ से जाने ना दिया जाए। फिर ये सिक्योरिटी कैमरास में देखता है कि मिस गायकी ने ही मिशन के साथ ये सब कुछ करवाया हुआ होता है। ये सब गेस्ट को जाने का कहता है और गायकी को रोक लेता है। गायकी तो डर जाती है कि मेरी चालाकी पकड़ी गई है। इसकी माँ तो इसको कहती है कि फ़ौरन नीचे बैठकर मिस्टर लू से माफ़ी मांग लो। वो माफ़ी मांग भी लेती है लेकिन मिस्टर लू इसको कहता है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें पुलिस के हवाले ही अब करूँगा, अब तुम जाओ जेल में, यही तुम डिजर्व करते हो। अगले सीन में हम देखते हैं मिशन ऑफिस में होती है और ये बड़ी कंफ्यूज सी होती है कि रात को जो भी हुआ ये आखिर किसने करवाया होगा। तभी मिस्टर लू इसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। ये यहाँ से जा रही होती है और ये वहाँ से आ रहा होता है और इन दोनों की टक्कर हो जाती है। इसके नोज को लगता है, ये इसे कहती है कि तुम देख कर नहीं चल सकते हो। वो कहता है कि मैं जल्दी में था, मुझे पता था कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए नाश्ता लेकर आया हूँ मैं तुम्हारे लिए। फिर वो इससे पूछता है कि रात को जो भी हुआ वो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था, मिस्टर ली को कैसे बता दिया तुमने, और अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारी हेल्प को आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था अब मैंने इसका अच्छा खासा इलाज कर दिया है, अब वो तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं कर सकेगा। शिन को तो इसकी बात की कुछ खास समझ नहीं आती है कि ये किसकी बात कर रहा है।
वो इससे पूछना ही चाह रही होती है, लेकिन वो तो फटाफट इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ये जल्दी से मिस्टर जियान को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पता तो लगवा कर दो कि रात को मेरे साथ जो भी हुआ ये किसने करवाया है। तुम सर्विलियंस कैमरास को चेक करो। वो कैमरास को चेक करता है तो इससे भी सब पता चल जाता है कि ये रात को जो कुछ भी हुआ था मिस गायकी ने ही करवाया था। मिस गायकी का बंदा ही था जो रात को इसको बेहोशी की हालत में खींच कर लेकर जा रहा था। शिन को तो गायकी पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर इससे सेक्रेटरी से पता भी चलता है कि रात को मिस्टर लू ने गायकी को अरेस्ट भी करवा दिया था क्योंकि इसने आपके खिलाफ प्लानिंग जो की थी। ये सुनकर इसे बहुत ही अच्छा फील होता है कि मिस्टर लू ने मेरे लिए इतना बड़ा एक्शन लिया। तभी मिस्टर लू वहाँ आ जाता है। ये इसे देखकर बहुत ही थैंकफुल सा एक्सप्रेशन देने लगती है। तभी मिस्टर लू को कॉल आती है किसी की और इसको पता चलता है कि ग्रैंडपा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है। ये दोनों भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं। ग्रैंडपा तो शिन को देखकर ऑलमोस्ट रोने ही लग जाते हैं। ये कहते हैं कि तुम मिस्टर लू से डाइवोर्स क्यों ले रही हो, मुझे किसी से पता चला है। मैं अब इस उम्र में तुम दोनों की डाइवोर्स को कैसे सह पाऊंगा। इस एज में लोग अपने ग्रैंड सन को, ग्रैंड डाटर्स को खिलाते हैं, इनके साथ खेलते हैं, और तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे ग्रैंड सन, ग्रैंड डाटर दो, और तुम तो डाइवोर्स ले रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस जल्दी से जल्दी वापस घर आ जाओ और हमारे साथ रहना शुरू कर दो। फिर मिस्टर लू की माँ भी इसको कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इनको कुछ रखना होगा, और अगर तुम इनको ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर दे देती हो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये भी जल्दी से कह देती है कि इनका ग्रैंड सन तो मैंने पहले ही पैदा किया हुआ है। ये तो हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम सच कह रही हो। ये इनको खामोश रहने का इशारा करती है और बता देती है कि जो बेबी मेरा है वो मिस्टर लू का ही है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू पाई को लेने के लिए आया हुआ होता है और ये शन को बता रहा होता है कॉल पे कि मैं दिल से तुम्हारे बेटे को अपना बेटा एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। मैं इसे पिक भी करने के लिए आया हुआ हूँ। अब तुम भी नाराजगी को खत्म करो और घर चलो। फिर ये पाई से बात करने की कोशिश करता है। पाई को तो इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। मिस्टर लू से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। उस दिन मैं तुम्हारी माँ के साथ झगड़ा जो कर रहा था तो शायद तुम्हें इसी बात का मुझ पर गुस्सा होगा। उस फाइट में गलती मेरी नहीं थी बल्कि फाल्ट तुम्हारी माँ का ही था। तुम्हारी माँ तो पिछले 6 साल से मुझे तंग कर रही है, ये मुझे परेशान कर रही है। और ये इतना उदास सा फेस बना लेता है कि पाई को इस पर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है और ये इसके शोल्डर पर थपकी देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिशीन और मिस्टर लो पाई को लेकर ग्रैंडपा के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा तो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इसे काफ़ी हैवी अमाउंट के क्रेडिट कार्ड्स गिफ्ट के तौर पर देने लगते हैं। मिशीन तो रोकती रह जाती है कि ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो अभी बड़ा छोटा बच्चा है, लेकिन ग्रैंडपा तो नहीं मानते। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू की माँ को इसकी मेड कहती है कि मुझे लगता है कि शायद ये आपका ग्रैंडसन नहीं है, और पता नहीं इतने सालों के बाद ये मिस शिन चाइना वापस आई है तो ये किसका बच्चा लेकर आई हुई होगी। लू की माँ को तो मेड की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसको गुस्से से कहती है कि आज तो तुमने ऐसी बात कर ली, लेकिन दोबारा ऐसा ना कहना वरना मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगी। मैं जानती हूँ ना कि शिन ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती जिससे हमें एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी को महसूस करना पड़े, क्योंकि मैंने इसकी तरबियत खुद की हुई है। फिर ये मेड को कहते हैं कि तुम जाओ मिशन के रूम में जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मिस्टर लू और शिन एक ही रूम में सोएं और इनके बीच में जितने भी डिस्टेंस पैदा हो चुके हुए हैं ये ख़त्म हो जाए। जब शिन पाई के साथ अपने रूम में सोने के लिए आती है तो वहाँ पर पहले से ही मेड मौजूद होती है। वो कहती है कि मैम आप दोनों के आने की वजह से घर में मिस्टर लू की मदर ने कुछ ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया है, तो सारे रूम्स ऑलमोस्ट बुकड हैं। तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं यहाँ पर सो जाऊँ और आप दोनों माँ बेटा जाकर मिस्टर लू के रूम में सो जाए। इसे तो इस बात बहुत ही ज़रा गुस्सा आता है, लेकिन पाई को बहुत ही ज़्यादा नींद भी आ रही होती है, इसलिए ये आर्ग्यू नहीं करती और चुपचाप मिस्टर लू के रूम की तरफ चला जाती है। मिस्टर लू को पाई कहता है कि आप सोफे पर जाकर सो जाएं, मैं और मम्मा तो बेड पर सोएंगे। मिस्टर लू तो बच्चे की रूडनेस पर हैरान हो जाता है। शिन कहती है कि असल में इसे बेड पर सोने की आदत है, ये कभी सोफे पर नहीं सोया। ये जल्दी से इसे लेकर बेड पर सोने लगती है। रात को जब इसकी आँख खुलती है तो मिस्टर लू सोया हुआ होता है। ये जल्दी से बाहर आ जाती है। इसके जाने के बाद मिस्टर लू भी आँख खोल लेता है। ये भी प्रीटेंड ही कर रहा होता है कि ये सो रहा था। ये बाहर आकर पास्ट की यादों में खो जाती है। इसे घर की चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस और सुकून सा फील हो रहा होता है। इसे याद आता है कि इसी टेबल पर ये मिस्टर लू के साथ बैठकर स्टडी किया करती थी, खाना खाया करती थी, इंजॉय किया करती थी, बातें शातें किया करती थी।
तभी इसके पीछे मिस्टर लू भी बाहर आ जाता है और इसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी यादें याद आ रही हैं, तो तुम वापस मेरी दुनिया में क्यों नहीं आ जाती हो। मैं तो तुम्हें आज भी वैसे ही याद करता हूँ जैसे मैं तुम्हें पहले किया करता था। फिर वो इसे एक एयर टॉप दिखाता है। वो इसको कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम ये इयररिंग खुद पहनना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पेन का आइडिया नहीं था कि कितनी पेन होगी, इसीलिए तुमने फोर्सफुली ये इयररिंग पहले मुझे पहना दिया था। और हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर मेशिन मिस्टर लू का कान जबरदस्ती पाइट करती है। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। मिस्टर लू से कहता है कि देख लो, आज भी मैंने ये एयर टॉप संभाल के रखा हुआ है। और फिर वो इस एयर टॉप को इसको पहनाने लगती है। बाहर मिस्टर लू की माँ आकर इन दोनों की बातें सुनने लगती है। ये मिस्टर लू को एयर पिन पहना रही होती है और इसे पेन हो रही होती है। लू की माँ को लगता है कि शायद ये दोनों इंटीमेट हो रहे होंगे। वो हैप्पी होकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर लू इसे किस करता है। ये इसे जल्दी से परे हटाती है। ये इसे फिर से किस करने लगता है। ये इसको कहती है कि पाई उठ जाएगा और वहाँ से चले जाते हैं। इसके जाने के बाद ये सोचता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने वो 7 साल पहले वाली आग लगाई थी या नहीं लगाई थी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ में वापस ला कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू की माँ ख्वाब में डर कर उठ जाती है, क्योंकि इस ख्वाब में मेड की बात ही याद आ रही होती है जो इसने की थी। और अब उठ जाने के बाद ये सोचती है कि कहीं मेड की बात सच ही ना हो, कि ये लड़का पता नहीं किसी और का ना हो, और शायद शीन ने मुझसे झूठ ही बोला हो कि ये बच्चा मिस्टर लू का है, मुझे पता करवाना ही होगा। वो मिस्टर लू के पास आती है और कहती है कि तुम तो कहा करते थे कि मुझे शीन से अपना बेबी पैदा नहीं करवाना, मैं इसको कॉन्ट्रासेप्टिव्स देता ही रहता हूँ, तो फिर मुझे ये बता दो कि ये बेबी तुम्हारा कैसे है। मिस्टर लू को तो पता होता है कि शीन ने मेरी माँ को झूठ बताया है कि ये मेरा बेटा है। हकीकत में तो पाई इसका ही बेटा होता है, जैसा कि हमें ड्रामे के शुरू में देख चुके हुए हैं, लेकिन इससे तो इस बात का नहीं पता होता है। इससे लगता है कि शीन ने मेरी माँ से झूठ बोला है सिर्फ ग्रैंडपा को खुश करने के लिए कि ये मेरा बेटा है। इसकी माँ इससे कहती है कि तुम DNA टेस्ट करवाओ, पता चल जाएगा कि ये किसका बेटा है। इसे भी ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि ये पता नहीं किसका बेटा हो सकता है, और ये भी सोच ही लेता है कि ठीक है, मैं इसका DNA टेस्ट करवा ही लेता हूँ। फिर हम देखते हैं ये कमरे में आकर पहले तो मिशीन को पकड़ते हुए खींचते हुए पूछता है कि बताओ ये किसका बेटा है, कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं है सच में। पहले तो वो इसके शक पर डर से जाती है कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि ये इसका बेटा है। फिर बात को संभालते हुए कहने लगती है कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरे बॉयफ्रेंड का बेटा है। वो कहता है कि ठीक है, मैं DNA टेस्ट करवा लेता हूँ और इस लड़के का मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन है, किसका बेटा है, किसका बेटा नहीं है। और इस लड़के का टूथब्रश भी ये ले लेता है DNA टेस्ट के लिए। अंदर से तो वो डर जाते हैं, लेकिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको कहते हैं कि हाँ ना, जाओ जाकर अभी टेस्ट करवा लो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बेटा है कि नहीं है। फिर हम देखते हैं ये अपने कज़न से हेल्प लेती है कि मिस्टर लू DNA टेस्ट करवाने के लिए जा रहा है, तुम बस DNA का रिजल्ट चेंज करवा देना, क्योंकि इस सिटी के सब डॉक्टर्स तुम्हारे दोस्त ही हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिस में मीटिंग हो रही होती है और इसने एक काफ़ी बड़ी डील खुद ही साइन कर ली हुई होती है, जिससे इनकी कंपनी को नुकसान होने का डर होता है। मिस्टर लू आकर इससे पूछता है कि तुम्हारा क्या काम बनता था कि तुम मुझसे पूछे बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। तुमने तो मुझसे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ओपिनियन लेना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम जानती हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हो सकता है। वो इसको कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि मेरा इस कॉर्पोरेशन में आने का क्या मकसद है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डाइवोर्स के लिए मजबूर करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम मुझे डाइवोर्स दे ही नहीं रहे हो, तो मैं और क्या करूँ। मिस्टर लू तो सोचता ही रह जाता है कि मैं तो सब कुछ भूल कर नया स्टार्ट लेना चाहता हूँ, और ये डाइवोर्स लेने के लिए कितनी ज़्यादा डेस्परेट है, ज़िद्दी है। अगले सीन में हम देखते हैं ये जा रही होती है, कुछ किडनैपर्स आकर इसको उठा कर ले जाते हैं, और यहाँ पर जो बंदा इसे किडनैप करवा कर लाया हुआ होता है वो इसको कहता है कि मैं लू कॉर्पोरेशन में ही काम किया करता था, लेकिन तुमने आते साथ ही सबसे पहले मुझे काम से निकाला, जॉब से निकाला। अब तो मैं बिल्कुल होमलेस हूँ, जॉबलेस हूँ, मनीलेस हूँ। मुझे अपनी कंपनी में से इतने ज़्यादा शेयर्स दो और इतने ज़्यादा पैसे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये आदमी ठीक ही कह रहा होता है। जब मिशीन ने लू कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था तो सबसे पहले इसने इस आदमी की परफॉर्मेंस को देखकर इसे जॉब से निकाल दिया था, क्योंकि एक तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बल्कि ये आदमी 2 नंबर भी था। कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी ये चुराया करता था, इसलिए इसने इसको जॉब से निकाल दिया था। वो इसको कहती है कि देखो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं लू कंपनी की सबसे मेजर बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वैसे तो मैं जिसकी वाइफ हूँ वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि पहले मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र कर दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं
मिस्टर लो को इसकी माँ की कॉल आती है। वो कहती है कि बेटा मैं सारी रात इंतज़ार करती रही हूँ, ऐसा भी क्या काम कि शिन को रात के टाइम भी तुम ऑफ लेकर घर ना आने दो। वो कहता है कि माँ क्या मतलब है। इसकी माँ कहती है कि शिन तो रात से घर नहीं आई है और इसका फ़ोन भी मुसलसल ऑफ जा रहा है। इससे पहले तो फिक्र होती है, फिर ये सोचता है कि शायद ये मिस्टर ली के साथ ही होगी और इसको गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद का फिर हम सीन देखते हैं। इसने जितने भी अमाउंट की डिमांड इस किडनैपर ने इससे की हुई होती है, सब सारी रात लगाकर इसको ट्रांसफ़र कर दी हुई होती है। फिर ये ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में आते साथ ही मिस्टर लुइस से पूछता है कि तुम सारी रात किसके साथ थी। वो इससे फिर से वही बात रिपीट करती है कि मैं जिस मर्जी के साथ थी, तुम्हें इससे क्या, और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे डाइवोर्स क्यों नहीं दे देते हो। इससे भी गुस्सा आया हुआ होता है। वो कहता है कि ठीक है जाओ, तुमने जो करना है ना कर लो, मैं तुम्हें डाइवोर्स तो नहीं दूंगा। ये वहाँ से जाने लगता है तो इधर मिशन बेहोश हो जाती है। ये घबरा जाता है, इसे लेकर हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर बताता है कि थकावट, फटीग और स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई है, आप इनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। मिस्टर लू की माँ पाई को लेकर आती है, इसके लिए खाना भी लेकर आई हुई होती है और इससे बड़े प्यार से, बड़ी फिक्र से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोरिएंडर के बिना ही खाना बनवा कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी बेटी को कोरिएंडर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर वो पाई से मिलकर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर लू इसे खाना खिलाने लगता है। वो कहती है कि मैं खुद खाना खा लूँगी। वो ज़बरदस्ती इसके मुंह में खाना ठोंसने लगता है और इसे कहता है कि डॉक्टर ने बताया है कि तुम अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो, ना तुम्हें खाने पीने का ख्याल है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाओगी, और अगर तुम बीमार हो जाओगी तो फिर तुम मुझसे डाइवोर्स कैसे ले सकोगी, क्योंकि डाइवोर्स के लिए तो तुम मुझसे झगड़ा करती रहती हो ना, और अगर तुम मुझसे झगड़ा ना कर पाओगी तो डाइवोर्स नहीं हो सकेगी, और अगर डाइवोर्स ना हो सकेगी तो फिर हमें एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बेबी करना ही पड़ेगा। वो इसकी इस बात पर चौंक सी जाती है, हैरान हो जाती है, इसका माथा चेक करती है, कहती है कि ये तुमने क्या कहा है, तुम अपना बेबी चाहते हो, लेकिन तुम तो मुझे बेबी पैदा ही नहीं करने दिया करते थे, ये अचानक से तुमने खुद को चेंज कैसे कर लिया है, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया है बेबी के बारे में, लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। ये इसकी बात पर और रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है कि हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि हमारा अपना प्यारा सा बेबी हो। ये तो अभी तक डिसबिलीफ में ही होती है कि क्या ये वाकई में बेबी चाहता है, क्योंकि 7 साल पहले इसने इसे डाइवोर्स इसीलिए तो ली थी कि ये इसे प्रेग्नेंट नहीं होना देना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं बारिश हो रही होती है और बादलों की आवाज़ से ये बार बार डर कर इससे चिपक रही होती है। फिर ये इसे सोने के लिए लेटा देता है और इसे हक करके खुद भी लिपट जाता है और इससे कहता है कि चलो सब भूल जाओ, ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये ऑफिस में बैठी हुई होती है और मिस्टर लू की यही बातें सोच भी रही होती है कि क्या ये वाकई में पैचअप करना चाहता है या ये झूठ बोल रहा था। फिर हम देखते हैं वही किडनैपर इसे फिर से हरास करने लगता है, क्योंकि इसे अब की बार इससे कुछ ज़्यादा ही पैसे चाहिए हुए होते हैं। उन्होंने इस दिन इसकी वीडियो भी बना ली थी और फोटोज़ भी। वो इसको इसकी वही पिक दिखाकर कहते हैं कि हम इन पिक्स को सोशल मीडिया पर लीक आउट कर देंगे, वरना हमें और पैसे दो। वो कहती है कि हाँ, इनको सोशल मीडिया पर वायरल करो, लीक आउट करो, और इसके बाद तो पुलिस तुम लोगों को ही पकड़ने के पीछे लग जाएगी। मेरा तो तुम लोग कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, क्योंकि इन पिक्स में ऐसा वैसा तो कुछ है ही नहीं है कि जिससे मैं बदनाम होंगी। इनफैक्ट इन पिक्स में तुम लोगों ने मुझे कैप्टिव बनाकर रखा हुआ है, प्रॉब्लम तुम्हारे लिए ही होगी। वो ये कहकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से जाने लगती है तो गुंडा आकर इसे पीछे से बेहोश करके अपने बॉस के पास लेकर आ जाता है। ये इसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, इसके कपड़े उतारने लगता है और इसने सामने ही एक कैमरा भी लगा कर रखा हुआ होता है ताकि वो इसकी वीडियोस को बना सके। ये इसे कहती है कि देखो तुम तो भी बच्चे हो और मैं एक मैरिड लेडी हूँ, तुम प्लीज मुझे जाने दो, तो जितने पैसे चाहे ना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो कहता है कि अब मेरा इरादा बदल गया है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, तुम एक ब्यूटीफुल लेडी हो, तुमसे फिजिकल प्लेयर लेना चाहता हूँ। और वो इसका रेप करने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और इसको रेस्क्यू करता है और इसके साथ पुलिस भी आई हुई होती है। पुलिस इस किडनैपर को पकड़ लेती है। मिस्टर ली इसे संभालता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और ये रस्सी को उठाकर चेक करता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इसे इसके सेक्रेटरी से पता चलता है कि मिशन को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब ये इसको बचाने के लिए आता है, लेकिन इसके आने से पहले ही मिस्टर ली इसे रेस्क्यू करके वहाँ से ले गया होता है। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली मिशन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली नाइसली ट्रीट कर रहा होता है और ये सोच रही होती है कि मिस्टर लू ने तो मुझे बोला था कि चलो अब सब कुछ भूल कर नई ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, तो अब जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये क्यों नहीं आया।
तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और इसका बाजू पकड़कर इसे वहाँ से लेकर चला जाता है। ये इसे ऑफिस में आकर ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुमने मुझे रेस्क्यू करने के लिए सोचा नहीं, तुम आए नहीं। वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ पर थी, मैं तो एक मीटिंग में बिजी था। वो इसे कहती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे अपनी लाइफ दोबारा से स्टार्ट कर सकती हूँ जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ, तुम एक फ्लर्ट इंसान हो। फिर वो नाइफ से इसको थ्रेट करती है कि मुझे डाइवोर्स दे दो, वरना आज या तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी या खुद को मैं नहीं छोड़ूंगी। वो इसे रिलैक्स करता है, इसको हक करता है, इसे सॉरी भी करता है कि आइंदा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। इसने इसको जो थप्पड़ मारा होता है इसके फेस पर निशान भी बढ़ जाते हैं, इसके नेल से, और ब्लड भी निकल रहा होता है। ये फिर इसको मेडिसिन लगाने लगती है, ये इसे फिर से सॉरी करता है, अपनी अगली पिछली सब गलतियों की माफ़ी मांगने लगता है। ये भी इसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं ये सो जाती है और इसे प्यार से लिटा कर इस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं ये मिस जी को थैंक्स बोलता है कि तुमने मिस्टर ली को टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से उसने जाकर इसको बचा लिया, और तुम्हारी वजह से शिन की इज्जत महफूज रही, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और इसे थैंक्स के साथ साथ ये भी कहता है कि तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए होगा तुम मुझे कह सकती हो, मैं एज ए रिवार्ड तुम्हारी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ। मिस जी कहती है कि क्या ये बात सच है कि मैं जो भी बोलूंगी तुम करोगे? तो आज मेरी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन में आओ और मेरे साथ शॉपिंग पर भी चलो। वो कहता है कि ठीक है। फिर वो इसके साथ शॉपिंग करने के लिए आ जाता है, तो ये इसके लिए एक टाई को बाय करने लगती है। वो इसे मना करके कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तुम्हें शॉपिंग करवा कर थैंक्स बोल सकूं, तुम मेरे लिए कुछ भी बाय ना करो, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ किस तरह का रिलेशनशिप चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं दोबारा से शिन को अपनी ज़िंदगी में वापस ले आया हूँ। वो अब मुझसे डाइवोर्स नहीं लेगी, इसलिए तुम भी अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और मिस जी के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सी बात होती है। वो तो ऊंचा ऊंचा चलाने लगती है, रोने लगती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। ये इसको कहती है कि मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अगली सीन में हम देखते हैं ऑफिस में कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं कि मिस्टर लू कितने अच्छे हैं, मिस जी की बर्थडे के लिए इसको शॉपिंग करवाने के लिए साथ लेकर गए हैं। इस बात का सेक्रेटरी को पता चलता है, तो ये बात शिन तक भी किसी न किसी तरह से पहुंच जाती है। वो घर आकर सामान को पैक करके वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। इसका बेटा इसको कहने लगता है कि मैं तो नहीं जाऊँगा कहीं भी, मुझे तो ग्रैंडपा से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया है, आपके पास तो कभी मेरे पास टाइम होता ही नहीं था, ना मेरे साथ आप खेला करती थी, ना मेरी बातें सुना करती थी, और ना ही मुझे स्टोरीज सुनाया करती थी। लेकिन ग्रैंडपा मेरे साथ सारा कुछ करते हैं, खेलते भी हैं, स्टोरीज भी सुनाते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं, और मुझे बहुत खुश भी रखते हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। ये अपने बेटे को कहती है कि सॉरी बेटा, अब माँ भी आपको टाइम दिया करेगी, आपके साथ खेला भी करेगी, मैं यहाँ पर रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए हमें यहाँ से मूव आउट कर देना चाहिए। इतने में वहाँ पर मिस्टर लो भी आ जाता है और ये इसे कमरे से बाहर आने के लिए कहता है। ये बाहर आ जाती है, फिर ये इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो, मुझसे फिर से कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी और मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया होगा। मैं तो सिर्फ जी को थैंक्स बोलने के लिए, इसके गिफ्ट के लिए, इसको शॉपिंग करवाने के लिए लेकर गया हुआ था, और मैं तो आज इसे साफ साफ बोल कर भी आया हूँ कि अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ में शेन वापस आ चुकी है। शेन का मूड तो ये सब सुनकर ठीक हो जाता है, ये स्माइल करने लगती है। तभी मिस्टर शेन को इसके मौके कॉल आती है और वो इसको बताती है कि डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट आ गया है और भाई तो तुम्हारा ही बेटा है। ये भी डर जाती है कि अब क्या होगा, इनको तो पता चल गया है कि ये इनका ही बेटा है और अब ये दोनों माँ बेटा मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। इधर ये दोनों माँ बेटा रिपोर्ट्स को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो रहे होते हैं और ये अपने बेटे को लेकर चुपके से वहाँ से भागने लगती है। इन दोनों माँ बेटे की नज़र इन पर पड़ जाती है। लू की माँ कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, अब तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरा ग्रैंडसन है, अब तो ये यहीं पर रहेगा हमारे साथ। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर ली के ऑफिस में मिस जी आ गई हुई होती है। ये से कहती है कि अब मैं ऑफिस आया करूंगी, मिस्टर लू ने तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया है, अब मैं इससे बिजनेस के थ्रू रिवेंज लूंगी। फिर से कहता है कि बस कर दो, रिवेंज लेने के लिए तुम किस हद तक खुद को गिरा लोगी। पहले ही तुमने 7 साल मिस्टर लू के घर को आग लगाकर एक तरह से 7 सालों के लिए उसको मुसीबत में, परेशानी में डाल कर रखा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। 7 साल के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं करने दूंगा। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद ये एक आदमी को कॉल करती है और इसको कहती है कि मुझे लग रहा है कि कहीं मिस्टर ली जाकर शिन को बता ही ना दे कि 7 साल पहले जो आग लगी थी वो मैं नहीं लगवाई थी, इसलिए इसका एक्सीडेंट करके इसको रोड पर ही मार डालो। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर लू मिस शिन को
छेड़ रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो मेरी वाइफ हो और पाई मेरा बेटा है, तो क्यों ना हम दोनों वेकेशंस पर साथ साथ चलें। ये तो मना कर देती है कि मैं कब से तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं तो तुमसे डाइवोर्स ले रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि अब ये ड्रामा करना छोड़ दो, ना तो तुम मुझसे डाइवोर्स लोगी और ना ही मैं तुम्हें दूंगा। ये एक दूसरे को छेड़ ही रहे होते हैं ऐसी क्यूट क्यूट बातें करके कि वहाँ पर सेक्रेटरी आकर इनको बताता है कि पाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। ये माँ के पास आकर पूछते हैं कि पाई तो स्कूल गया था आपके साथ। माँ कहती है कि बेटा किसी ने गन पॉइंट पर आकर पाई को मुझसे छीना और लेके। ये माँ भी बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। शीन तो बेहोश होने लगती है। मिस्टर लुइस को कहता है कि डोंट वरी, मैं पाई को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अभी जाता हूँ और इसको मैं वापस लेकर आता हूँ। कुछ देर के बाद मिशीन को एक एनोनिमस नंबर से कॉल आती है कि अगर आप अपने बेटे की जान को बचाना चाहती हो तो फलां जगह पर अभी के अभी अकेले आ जाओ, पुलिस को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो आपके बेटे की जान ले ली जाएगी। वो चले जाती है। ये आदमी असल में जी नहीं पीछे लगाए हुए होते हैं। वो इन सबको मारने पीटने लगते हैं। मिस्टर लू तो इनको बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये गुंडे इस पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर वहाँ पर जीप भी आ जाती है और वो मिस्टर लू को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और अपने गुंडों से कहते हैं कि इन माँ बेटे को मार मार कर जान से ही मार डालो। मिस्टर जी को जब होश आता है तो वो अपने सामने इसको देखकर पूछता है कि मुझे तुम यहाँ पर लेकर क्यों आई हो और शिन और पाई कहाँ पर है। ये कहती है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ पूरी तरह से, तुम मेरे साथ सेक्स करो, बेड शेयर करो तो मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी। और ये अजीब पागलों की तरह हंस रही होती है, साइको लग रही होती है। मिस्टर लू तो इसे दूर फेंकता हुआ जाने लगता है। वो कहती है कि अगर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मेरे आदमी अभी के अभी तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी वाइफ की जान ले लेंगे। और इधर हम देखते हैं शिन और पाई एक घुटन ज़दा एक सफोकेटेड काइंड ऑफ रूम में बैठे हुए होते हैं, लॉकअप होते हैं। पाई तो बेहोश होता है और शिन रो रही होती है और ये सारी वीडियोस फुटेज ये मिस्टर लू को दिखाकर इसे ब्लैकमेल कर रही होती है कि देखो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इनकी जान ले लूंगी। वो कपड़े चेंज करके आती है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तभी मिस्टर ली वहां पर आ जाता है पुलिस के साथ, लेकिन ये व्हील चेयर पर होता है। जी इसे देखकर कहती है कि तुम मरे क्यों नहीं हो। असल में मिस जी ने इसका एक्सीडेंट करवाया हुआ होता है इसे मारने के लिए, लेकिन ये बच जाता है। इसकी टांगे एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं। फिर ये मिशीन को भी बचा लेते हैं। मिशीन को होश आता है तो वो पाई के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर लू इसको बताता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, घर पर है। ये इसको हक कर लेती है। फिर वो मिस्टर ली को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बताता है कि जी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। वो असल में मेरी बायोलॉजिकल बहन है जो बचपन में एक दफ़ा किडनैप हो गई थी, तब से ही वो साइको टाइप हो चुकी है। और मैं तुम दोनों को बताना चाहता हूँ कि 7 साल पहले मिस्टर लू के घर को जो आग लगी थी वो उसी ने लगवाई थी, क्योंकि वो बचपन से ही मिस्टर लू को लाइक किया करती थी और इसके लिए वो तुम दोनों को एक दूसरे से दूर भी करना चाहती थी। ये मिस्टर लू को कहते हैं कि सुन लिया ना, जिस आग का इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगाया करते थे वो तो मैंने कभी लगवाई ही नहीं थी, बल्कि वो तो जी ने लगवाई थी और तुम मुझ पर कभी यकीन ही नहीं किया करते थे। इसी वजह से तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत भी किया करते थे और अब तो मैं तुमसे डाइवोर्स लेकर ही रहूंगी। और इन दोनों का झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। फिर मिस्टर जियान पाई को लेकर वहां पर आ जाता है और पाई इन दोनों की सुलह करवा देता है। वो शिन से कहता है कि तुम मेरे डैडी के साथ आज के बाद दोबारा झगड़ा ना करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। और फिर इस प्यारे से ड्रामे का यहाँ पर एंड हो जाता है। हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।